इंसान कितना दिमाग लगाता है ना फालतू के काम करने में। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये पर्टिकुलर गत्ता है, उसके अंदर में यहाँ पर ये नशीले पदार्थ जो हैं वो छिपाए गए हैं यहाँ पर। हालांकि कुत्ता जो है वो समझदार था, कुत्ते ने पकड़ लिया, पर इन रियलिटी देखो, अगर ढंग से प्रोडक्टिविटी की जगह पर इंसान ऐसा दिमाग लगाए तो कैसा रहेगा। तो ये मुझे देखकर कई बार ऐसा लगता है कि जैसे नहीं बचपन में हम लोग चीटिंग किया करते थे, उस टाइम पर चीटिंग करता नहीं कहाँ कहाँ छुपा छुपा कर ले जा रहे हैं पर्चियाँ फर्रे, तो वो कहीं ना कहीं इंसान की प्रोडक्टिविटी खत्म करता है। इससे ज़्यादा फोकस अगर काम पे करे तो बेहतरीन रिजल्ट आए। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में? हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो दोस्तों, जोश हाई है कि नहीं है पहले तो ये बताओ। सुबह सुबह जो उठकर अगर आप लोग यहाँ पर आ चुके हो, अपना जो टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था वो आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, तो अपनी पीठ थपथपा लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं करने का पर लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। आप लोग कर पा रहे हो तो इसका मतलब कई सारे लोगों से तो आप लोग वैसे ही आगे निकल चुके हो। तो सबसे पहले डिसिप्लिन टेस्ट जो कि आप लोगों को रेगुलर फॉलो करना होता है, उसमें सबसे पहले आप लोग ये बताओ जिस टाइम पर आप लोगों ने डिसाइड किया था उठने का, क्या उसी टाइम पर उठे हो? और अपने लिए यार लॉयल रहना कम से कम। अगर अपने लिए भी लॉयल नहीं रहेगा तो इंसान किसके लिए लॉयल रहेगा? अपना शेड्यूल बना लिया है कि आज का क्या पैटर्न आप लोग फॉलो करने वाले हो। इसी के साथ में आप लोग आज के दिन को आप लोग किस तरीके से लेकर चलोगे, शाम को बैठकर उसको रिव्यू करना है। ऐसे ही क्या कल का दिन आप लोगों ने रिव्यू कर लिया है, ये आप लोग बताना। क्योंकि अगर इस तरीके से आप लोग चीज़ों को लेकर चलोगे तो ये देखना कि आप लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप लोग अपने आप को चेक करते हैं ना, जैसे कि अगर आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों को अपने आप को चेक करना है। चेक करने का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो आप लोगों ने डिसाइड किया ना, आप लोग यहाँ पर देखो रजत दुबे के द्वारा काफी अच्छे से आंसर भी दिए गए और अपने आप को चेक भी किया गया। यहाँ पर अपने ऊपर नजर रखना यार, इसको बोलते हैं। अगर आप लोगों ने अपने ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों की इफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि आप लोगों को कई बार पता ही नहीं रहता है, आज का दिन खराब हो गया, पूरा दिन चला गया, शाम को फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बैठ के, यार शेड्यूल ही फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि पूरे दिन नजर ही नहीं रखी अपने ऊपर, किसी और चीज़ों के ऊपर नज़र थी, दुनिया के ऊपर नज़र थी, यूट्यूब में शॉर्ट्स के ऊपर, इंस्टाग्राम में रील के ऊपर, उनके ऊपर नजरें थी, मतलब दुनिया अलग ही चल रही थी। तो ये आप लोगों ने खुद ने देखना है कि आप लोगों को दुनिया कैसे चलानी है, वरना पूरा दिन जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपना पैटर्न फॉलो करिए और शाम को फिर लाइफ को एंजॉय करिए, वरना शाम को फिर डिप्रेशन के शिकार होते हुए नजर आएंगे कि यार ये करना था वो नहीं हुआ और ये हो गया वो नहीं करना था। तो ये चीज़ें आप लोग तब कर पाओगे जब एक पैटर्न फॉलो करोगे, ठीक है। और इसी के साथ में ये वीडियो अगर आप लोग मॉर्निंग में निपटा लेते हैं तो आप लोग अपने अंदर का कॉन्फिडेंस देखना, फिर आप लोगों को एक अंदर से एनर्जी निकलती हुई नजर आएगी कि हाँ कम से कम करंट अफेयर का तो काम हम लोगों ने निपटा लिया है, अब आगे अपना दूसरा पोर्शन देखेंगे। तो इससे आप लोगों को एक पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो काफ़ी शानदार ये डिस्कशन रहेगा, जिसको आईएन ने इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस या प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो मैं यहाँ पर कवर करता हूँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। उसमें आंसर राइटिंग भी होती है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी होते हैं, बेसिक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो अच्छे सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जाती हैं। एक और छोटी सी बात यार, आगे बढ़ने से पहले कई सारे बच्चे जो हैं कई सारे कमेंट करते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। पर उससे पहले एक एसएलवी फैमिली मेंबर, इनका सिलेक्शन हो गया है हाई कोर्ट के अंदर में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, और इनके द्वारा कहाँ पर कमेंट किया गया, ये आंसर राइटिंग जो ग्रुप है ना वहाँ पर जाकर इनके द्वारा कमेंट किया गया। एसएलवी के आप लोगों को जो ग्रुप देखने को मिलेंगे 3 ग्रुप हैं। एक तो यह जहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाती है आसानी से, आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोनों में आप लोगों को पीडीएफ दे दी गई, हिंदी और इंग्लिश में। आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोगों को यहाँ आंसर राइटिंग ग्रुप देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पर ये आप लोगों को आंसर देखने को मिलेंगे, कई सारे बच्चों के द्वारा काफ़ी अच्छे से आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये पोस्ट किया गया है, ठीक है यार। कई बार नहीं नज़र पड़ती इस तरीके से, तो आप लोग मेल पे सेंड कर दिया करो। तो यहाँ तो नज़र पड़ गई। चलिए कांग्रेट्स डियर, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और इनके नाम के सामने सब कांग्रेट्स लिख देना, क्योंकि अपने एसएलवी फैमिली मेंबर कहीं भी किसी भी पोस्ट पर जाते हैं तो यार ये गर्व की बात है कि हाँ देश के अंदर कोई छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग भी दे पा रहे हैं, ठीक है। एसएलवी पीडिया है जहाँ पर आप लोगों को एक आर्टिकल भी पढ़ने के लिए मिल जाता है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसी के साथ में पीडीएफ वगैरह और कई सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहती है, तो इसको भी आप लोग एंजॉय करिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों की लाइफ में प्रोडक्टिविटी लेकर आएंगे। तीनों के तीनों ग्रुप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पेमेंट वगैरह आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। अब बात में क्या बोलने वाला था, बात में ये बोलने वाला था कि एक बच्चा कह रहा है कि सर आप जो है कौन से न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो। तो यार देखो न्यूज़पेपर की बात नहीं है, मैं जिस भी न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। अब आप बात सुनो, एक बच्चा कह रहा है सर एक पेपर पढ़ा दिया करो। अभी बात करो जैसे इंडिया और चाइना के बीच में झड़प चल रही है, आज फिर फ्रंट पेज पर ये आर्टिकल है
मैंने ये आर्टिकल जो है अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया, फिर से आज इसको पढ़ाने बैठ जाऊं तो आप लोगों को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। मतलब वही चीज़ें फिर से मैं रिपीट करने बैठ जाऊंगा, ठीक है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो एक तरीके से मेहनत ही नहीं करनी, आराम से काम हो जाएगा। ये देखो यूएनएससी में वोट किया गया, बेसिकली एब्सटेन कर गए हम लोग वोट करने से, जो म्यांमार से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें थी। अगर बात करें यूएनएससी के बारे में कई बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, फिर से इसके बारे में करने बैठ जाऊँ आज तो आप लोग देखोगे कि आप लोग खुश होकर चले जाओगे कि यार न्यूज़पेपर कवर कर लिया। न्यूज़पेपर नॉर्मल कॉमन इंसानों के लिए बनाया जाता है, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोग उसको एक तरीके से बस पढ़ लो उसको, पर इन रियलिटी आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ेगा। एक आर्टिकल 50 बार रिपीट हो रहा है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि उसको 50 बार मैं भी रिपीट करूं, फिर तो वही रिपीट करता रहूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। आप लोग ऐसा बोल सकते हो। ये आज एडिटोरियल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वैकेशन के बारे में बात की जा रही है कोर्ट रूम में। अभी 2-3 दिन पहले बहुत डिटेल में पूरा का पूरा आर्टिकल कवर किया गया। ऐसे ही कोलोजियम सिस्टम के बारे में देखने को मिलेगा, फिर से न्यूज़ आ रखी है। ये सारी न्यूज़ एक बार कवर होगी, ठीक है, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े टाइम के बाद कवर की जाए। कम से कम एक न्यूज़ आज कवर हो गई और फिर से रेगुलर न्यूज़ में आ रही है तो उसमें कुछ गैप दे दिया जाए। पर लेकिन अगर रेगुलरली मैं इन्हीं को कवर करता रहूँगा तो नया क्या पढ़ाऊंगा, आप लोग खुद बताओ 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग सोचा करो यार, मैं पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो इतना मुझे पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट करो मेरे ऊपर, जितना करवा रहा हूँ उसको कवर करते हुए चलो। आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में अनकंफर्टेबल नहीं होने दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप लोग ट्रस्ट तो करो थोड़ा सा। जो खासकर नए बच्चे आ रहे हैं उनको लगता है पता नहीं क्या चल रहा है, एग्जाम में जब बजाकर बैठोगे ना उस टाइम पर आप लोगों को समझ में आएगा कि कितने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीज़ें कवर की जाती हैं। आप लोगों को आर्टिकल कवर कराना, फिर वो सारी चीज़ें, मेरे तो लिए कुछ मेहनत का काम ही नहीं है। मैं डेली इनको रिपीट कर दूंगा बैठ के, मेरे लिए कोई मेहनत का काम रहेगा? आप लोग खुद बताओ। सारी चीज़ें हैं, आराम से बैठ के इनको रिपीट मार दे उठाकर। और कई बार मैं इरिटेट होकर कई सारे आर्टिकल रिपीट कर भी देता हूँ, है कई सारे ये ना बोलने लगे कि सर ये आज न्यूज़पेपर में आ रखा था, ये तो न्यूज़ में चल रहा है, आपने कवर नहीं किया। आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होगी और मैं आज फिर कर दूंगा, कर लो करो इन्जॉय। चलो देखो आप लोग सारी चीज़ें सारी पढ़ा रखी है, फिर से वही रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखना आप लोगों को मजा आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से, तो कई सारे आज की डेट में मैं देख रहा हूँ मतलब बातें करते रहते हैं, सर क्या कवर करा रहे हो। एग्जाम में बैठो तब देखना, ठीक है, तब मजा आएगा कि क्या कवर कराया जा रहा है। ये थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यार, बताना इनके बारे में, और भारत रत्न अवार्डी है और साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, हल्का सा आइडिया रखेगा। बाकी नेशनल फार्मर डे के बारे में बात की जा रही है, 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इग्नाइटिंग यूथ माइंड बाय इनोवेटिव फार्मर्स। किसान एक ऐसा इंसान है इस सोसाइटी में जो कि कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है वो किसान बने। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? पॉलिटिशियन, एक्टर, कोई भी एरिया का होगा या डीएम, वो चाहेगा कि उसके बच्चे उसकी इसी पोस्ट पर चले जाएं, पर किसान कभी नहीं चाहता है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर हम लोग आज के डेट में एग्रीकल्चर के अंदर भी नए नए इनोवेशन लेकर आ सकते हैं। किसान जो दिवस है, एक महान पर्सनैलिटी हमारे देश में 5वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनका नाम चौधरी चरण सिंह जी था, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर हम लोग किसान दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। 4th प्राइम मिनिस्टर कौन थे आप लोगों को बताना है, तो इनकी जो बर्थडे है वो किसान दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1938 में भी जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस मार्केट बिल है वो यहाँ पर फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अबोलिश करना है जमींदारी सिस्टम को, उसके लिए इनके द्वारा मुहिम चलाई गई। और भी कोऑपरेटिव जो हैं उनके लिए, फार्मिंग, मतलब बहुत सारे इनके लिए यहाँ पर इनके द्वारा काम किए गए, इस खासकर अगर बात की जाए एक तरीके से इस पर्टिकुलर मुद्दे पर किसानों के लिए, तो एक तरीके से इनके नाम पर ही किसान दिवस जो है वो हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, एज ए इनकी जो बर्थडे है उसको ध्यान में रखते हुए। तो 1902 में इनका जन्म होता 23 दिसंबर को, इसीलिए 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और फिर से बोलूँगा, अगर सिलेक्शन आप लोगों का कहीं पर भी होता है, या तो आप लोग मेल कर दिया करो एटलीस्ट, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड कर दिया करो, आप लोगों का जो भी सिलेक्शन होता है जिसमें भी, ठीक है। तो 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस भी रखा करो, ठीक है। कई सारे बच्चे रिपीटेडली मेल करते रहते हैं, उसकी वजह से यार सोचो आप लोग आज की डेट में कितने सारे 1 मिलियन के करीब बच्चे जो हैं वो चैनल पे हैं। सोचो अगर डेली, अगर इनमें से आप लोग सोचो कि 2-3 हज़ार भी अगर मैसेज या मेल करने लगे तो कितना सारा एक डेटा इकट्ठा हो जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड किया करो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी समझा करो और थोड़ा सा पेशेंस रख लिया करो रिप्लाई का, ओके। ये कुछ बातें थी जो बतानी थी, और अच्छे से एक एक बात को एंजॉय करो, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आप लोगों की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से, वो सारी बातें मैं डिस्कस करता हुआ आगे चलूंगा। फीडबैक जरूर दे दिया करो, वीडियो जैसी भी लगती है, अच्छी बुरी, अपनी जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जोश हाई रखते हुए चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करना है, ठीक है। तो कांग्रेट्स डियर, अच्छे से एंजॉय करो लाइफ को।
दोस्तों रिसेंटली अभी आप लोगों ने केस सुना होगा कि दिल्ली में एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक फेंका गया, पर लेकिन उस इंसान को वो एसिड अटैक मिला कहाँ से। तो ये काफ़ी बड़ा इशू बन गया क्योंकि हमारी कंट्री में लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2013 का। उसके बाद में किसी भी इंसान को एसिड देना वो आसानी से वो एक तरीके से अवेलेबल कराना वो एक तरीके से आसान नहीं है। तो यहाँ पर जब उस पर्टिकुलर केस में तहकीकात की गई कि कहाँ से मिला इसको एसिड, तो पता चला उस इंसान ने फ्लिपकार्ट से वो एसिड यहाँ पर ख़रीदा और फिर उसका इस्तेमाल किया गया उस लड़की के ऊपर। लड़की से प्यार करता था एक तरीके से, एक तरफा प्यार, शाहरुख खान के दीवाने, वो नहीं पीछे पड़े रहो लड़की के, वो हरकतें जो चलती हैं तो वो कई जगह आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसकी वजह से फिर ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो समाज में, सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। चलिए ये तो एक हो गई एक तरीके से बेहुदी पनी वाली बातें आप लोग बोल सकते हो, पर लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर हमारी कंट्री में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा नोटिस भेजा गया जो ई कॉमर्स प्लेयर हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गया कि उन्होंने वायलेशन किया है एसिड की सेल, यानी कि कोई खरीदना चाह रहा है बस मुंह उठा के उसको ऐसे ही जो है एसिड पकड़ा दिया। तो ये कितने हद तक सही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जब बातें की जाती हैं तो यहाँ पर हमारे देश में एक केस है जैसे मैंने बोला लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 2013 का। इससे यहाँ पर रेगुलेशन किया जाता है कि कैसे एसिड जो है वो बेचना है, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाकर एसिड जो है वो पकड़ा दो, वो पर्टिकुलर पर्सन को मिलना चाहिए, उसका यूज उसको बताना है, उसको अपनी गवर्नमेंट आईडी देनी पड़ेगी, अपना प्रॉपर एड्रेस बताना पड़ेगा और क्यों खरीदना चाह रहा है वो इंसान एसिड, यानी कि क्या करेगा उसका पिएगा या फिर उससे जो है वॉशरूम साफ करेगा, तो ये उसको बताना पड़ेगा साफ साफ। पर लेकिन इसका इस्तेमाल जो है इंसान जो है अक्सर आप लोगों को देखने को मिलता है वो या तो आप लोग हैं कि कई बार कि हाँ ठीक है अपने घर में जैसे कि बैटरी वगैरह उसमें डाल लिया या फिर कोई और पर्पज़, पर ऐसे घटिया इंसान भी हैं जो इस तरीके इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एसिड अवेलेबल कराना जो कि पहले बड़ी आसानी से मिल जाता था, अब फिलहाल उसको मुश्किल कर दिया है। तो यहाँ पर इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है यहाँ पर उसको बोला था कि यहाँ पर प्रॉपर फ्रेम लेकर आओ। तो यहाँ पर मॉडल पॉइजन, ये एक तरीके से पोजीशन एंड सेल रूल लाए गए 2013 के, और यहाँ पर ये पॉइजन एक्ट था 1919 का, उसके तहत यहाँ पर ये काम किया गया। और इसी के चलते यहाँ पर देख लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइन कई सारी लेकर आएगी कि कौन यहाँ बेचेगा, जिसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कौन खरीदेगा, कितनी क्वांटिटी में दिया जा रहा है, डिटेल होनी चाहिए यहाँ पर बायर की, वो सारी चीज़ें हैं। पर लेकिन इसके बाद भी, ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी एक काफ़ी एक तरीके से भेवे करने वाली बात यह है कि आज के डेट में भी हमारे देश में 2 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा एसिड अटैक देखने को मिलते हैं। उसमें नंबर 1 पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल और नंबर 2 पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। आखिर लोग कई बार ऐसी हरकतें क्यों कर जाते हैं? क्योंकि आप लोगों ने शायद ही सुना होगा कि किसी ने किसी के ऊपर एसिड फेंका और उस इंसान को एक तकड़ी सजा मिली है। हालांकि लक्ष्मी केस के बाद में बोला गया कि उस इंसान को 10 साल की सजा और उसके ऊपर फाइन या फिर उसका जो आजीवन कारावास में भी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। पर फिर भी अगर जिन लोगों ने यहाँ पर ये हरकतें की हैं उनको सज़ा मिली है, अगर उसको हम लोग देखें 2019 में 54% लोगों को सज़ा मिली है जिन्होंने हरकत की थी। 2020 में यहाँ पर ये हरकत को सज़ा देने वालों की जो संख्या है वो 72% हो गई और 2021 में घटकर 20% रह गई। यानी कि जो इंसान हरकत कर रहा है कितने प्रतिशत लोगों को सज़ा मिल जा रही है, तो 2021 में तो ये बेसिकली सोचने वाली बात होगी कि इतने ही लोगों को सज़ा मिली, बाकी जो केस हैं वो पेंडिंग पड़े रह जाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में एक बॉडी है जिसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, देश के अंदर में कहाँ कहाँ पर क्या क्या क्राइम हो रहे हैं उनका डेटा इकट्ठा करती है। उसके द्वारा बोला गया कि 150 के करीब केस देखने को मिले 2019 में, 105 के करीब केस देखने को मिले 2020 में और 102 के करीब केस देखने को मिले 2021 में। यानी कि केसेस की संख्या घट रही है, पर लेकिन संख्या घट रही है वो समझ में आता है, पर लेकिन जो भी हरकतें कर रहे हैं उनको कम से कम सज़ा तो मिलनी चाहिए, तो सज़ा प्रॉपर वे में जो है नहीं मिल पा रही है। एक बात जो कि मुझे काफ़ी एक इरिटेटिंग लगी जब इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ रहा था, 2013 तक अगर आप लोग बात करें हमारे देश में कोई कानून ही नहीं था जो कि एसिड अटैक कि एक तरीके से जो ऐसे हरकतें करने वाले जो बदतमीज इंसान हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सके। तो इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं था। तो इसके चलते फिर यहाँ पर आप लोगों को सेपरेट सेक्शन देखने को मिलेगा जिसको 326A बोला गया,
आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड के तहत में ऐड किया गया, और इसकी वजह से यहाँ पर फिर चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाई कि उस इंसान को जो है वो 10 साल की या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट उसको दिया जा सकता है, और ये चीज़ें सारी देखने को मिली। इसी के साथ में जो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी, कई सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर और इसके अंदर चेंज लेकर आए, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर में उन्होंने ये जो 10 साल वाली बात है इसको बढ़ाकर 15 साल किया। इसी के साथ में यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए एक एज भी रखी गई कि 18 साल से ऊपर के इंसान को ही ये मिलेगा, तो ये भी यहाँ पर प्रोविज़न इसके अंदर में डाले गए। और इसके लिए कई सारी गाइडलाइन भी हैं। अगर आप लोग बात करें, कई सारी जो एनजीओ हैं वो काम कर रही हैं कि इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, और जिस राज्य के अंदर में यहाँ पर ये दुर्घटनाएं देखने को मिलेगी वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सारा खर्चा उठाएगी, और 3 लाख का जो एक तरीके से मुआवजा भी उस पर्टिकुलर इंसान को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसका आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट जब देखने को मिलते हैं तो फिर ये चौंका देने वाले इंसिडेंट होते हैं, तो ये अपने ही आप में काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। ओके, क्या आप लोगों ने देखा है कभी आसपास में किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर एसिड अटैक किसी के द्वारा किया गया हो? ये खासकर जब दंगे फसाद होते हैं उस टाइम पर भी यहाँ पर ये कई बार ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं उल्लंघन है देश के अंदर में कानून का, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए इसके बारे में तो ये मत बोलना कि लक्ष्मी केस किससे रिलेटेड है यहाँ पर, या फिर क्या क्या इसके लिए प्रोविज़न रख रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो कब आया था, एज वगैरह क्या क्या है इसके खरीदने और बेचने वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप लोगों से क्वेश्चन एक अच्छा फ्रेम करके पूछी जा सकती हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये बात की जा रही है संजय गांधी नेशनल पार्क और इसके आसपास वाले रीजन में, क्योंकि मुंबई के अंदर में G20 का जो डेलीगेशन है वो मिलेगा, तो उसके चलते तैयारी की जा रही है। आप लोगों को पता होगा जब भी कहीं पर कोई इस तरीके की मीटिंग वगैरह की जाती है तो आसपास वाले रीजन में काफ़ी साफ सफाई और वो सब अभियान चल जाते हैं। कई बार तो इंटरनेशनल लेवल पर वो एरिया न्यूज़ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पता चला रोड जो है वो ऐसे ऐसे निकाल के ले गए और उसकी जो है दीवारें जो हैं वो खड़ी कर दी यहाँ पर लगभग 20-20, 30-30 फीट ऊंची। पता चला उसके बराबर में झुग्गी झोपड़ी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, और यहाँ पर बिल्कुल चकाचक रोड बना दी, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब क्या जन्नत में आ गए। तो कैसी कई सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं। पर लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ केव्स के बारे में, जिनको आप लोग बोलते हैं यहाँ पर कन्हेरी केव्स। ठीक है, तो कन्हेरी केव्स जो हैं ये मुंबई में देखने को मिलती हैं। तो G20 का जो डेलीगेशन है उसको यहाँ पर घुमाया जाएगा। कन्हेरी केव्स जो है ये संजय गांधी नेशनल पार्क में सिचुएटेड है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि G20 का डेलीगेशन जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कहाँ पर जा रहा है, कन्हेरी केव में जा रहा है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में, और मुंबई में भी कहाँ पर? संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है। जो अक्सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पर क्रिएट की गई थी बुद्धिस्ट मोंग के द्वारा, जो कि 2nd से लेकर 9th सेंचुरी में आप लोगों को देखने को मिली। और इंटरेस्टिंग चीज और भी यहाँ पर यह है कि इनके अंदर कई सारे कलेक्शन है जो कि रॉक कट म्यूनमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, प्रेयर हॉल या फिर बिल्डिंग्स। रॉक कट क्या होता है? यानी कि बाकायदा जो ये बनाई गई है यहाँ पर, ये जो पत्थरों को काट काट कर यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो क्रिएट किया गया है। यानी कि ऐसा नहीं वहाँ पर ईंटें ले जा कर रखी गई है, नहीं, वो पत्थर को काट काट कर यहाँ पर ये इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बनाई गई है। जो वॉल्स हैं ये स्कल्पचर आप लोगों को देखने को मिले, कई सारी इमेज वगैरह यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें स्टैंडिंग बुद्धा और कई सारी जो बोधिसत्व है उनकी भी इमेज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसमें अगर बेसिक चीज़ें आप लोगों से पूछने बैठ जाते हैं। ऐसा पूछा भी गया है कई बार, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे केव्स वगैरह होती है, कोई म्यूनमेंट होता है, उसको मैच करने के लिए आ जाता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये सारी चीज़ें बैठ के याद करें क्या? किसने बोला यार सारी चीज़ें आप लोगों को याद करने का? तो ये करंट अफेयर ना एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। जैसे आज की डेट में यहाँ पर आ गया कन्हेरी केव के बारे में, तो आप लोगों को ये थोड़ा ना कि देश के अंदर में जहाँ जहाँ पर भी जो जो केव्स हैं उनको आप लोगों को जाकर स्टडी करना है और उनको इकट्ठा करना है, नहीं, आप लोगों को क्या करना है, कन्हेरी केव्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों को बता दी, ये आप लोगों से मान लीजिए पूछ लेनी है। आप लोगों से पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है यहाँ पर। ठीक है, क्या इसके अंदर में रॉक कट आप लोगों को यहाँ पर मिनमेंट्स भी देखने को मिलते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्यों? क्योंकि G20 की वजह से ही न्यूज़ में आ गई। ऐसे कोई भी हिस्ट्री का पोर्शन जो आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलता है, या कोई भी ज्योग्राफी का पोर्शन आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये कोई लोकेशन वगैरह, तो कहीं ना कहीं आप लोग उसको तैयार कर सकते हो और हिस्ट्री का क्वेश्चन में वहीं से बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों से पूछ लेंगे उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। अभी फिलहाल यही पैटर्न देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर आप लोगों को 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। एक तो पुरानी यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर,
आप लोगों का सिलेबस और आप लोगों का करंट अफेयर। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ये बताती है कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, यानी कि किस चीज़ पर फोकस देना है। वरना सिलेबस तो इतना है कि आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, पर लेकिन यहाँ से पता चलेगा कि किन जगह फोकस आप लोगों को करना है। तो ये आप लोगों के लिए, आप लोग बोल सकते हैं, आप लोगों के शेरपा हैं जो कि आप लोगों को विजिट कराएंगे, आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे, आप लोगों को कहाँ पर जाना है। तो ये आप लोगों के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। तो खासकर इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखकर चलिए। इसे कहता हूँ कि कोशिश करो कि सिलेबस आप लोगों को याद होना चाहिए। किस किस को सिलेबस पता है यूपीएससी का, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता है पूरा? अगर नहीं पता है तो सिलेबस के ऊपर भी पूरी एक वीडियो बना रखी है, उसको जाकर आप लोग देख लेना। सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे और चक्सो आप लोगों के खुल जाएंगे, इतनी डिटेल में वो वीडियो बना रखी है। यूपीएससी सिलेबस भाई वीर सर्च कर लेना, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएंगी। ओके, तो देखना उसको जरूर, फिर आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। ओके दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पिछले कुछ टाइम में भर भर कर आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं, एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी और द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी। तो पूरा मुद्दा क्या है वो काफ़ी आसान शब्दों में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। न्यूज़ के साथ साथ में आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन भी कवर कराऊंगा, इसी के साथ में प्रैक्टिस भी कराऊंगा और इसी के साथ में आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों का होगा। यानी कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल का पोस्टमार्टम होगा 360 डिग्री के अंदर में, ताकि कोई भी पॉइंट जो है आप लोगों का छूटे ना। सबसे पहले हम लोग मुद्दा समझते हैं, आखिर मुद्दा क्या है। हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं वो किस पर्टिकुलर पर्पज से लिए होते हैं और क्या ये संवैधानिक पोस्ट हैं, सारी बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये स्लाइड देखिए। इस स्लाइड में आप लोग क्या नजर आ रहा है? इस स्लाइड में नजर आ रहे हैं कि हमारी कंट्री में पिछले कुछ टाइम में, अगर 2010 से मैं बात करूं, 2010 में, फिर यहाँ पर बात करें 12 में, 15 में, 17 में, 18, 21, 22 और यहाँ पर अभी 22 के अंदर में, यानी कि पिछले कुछ टाइम को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यानी कि ये आप लोग अगर 2010 से ही लगा लो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल मिलाकर हम लोग 2022 में बैठे हैं और 2022 तक का टोटल मिलाकर 10 चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। ये इतनी खतरनाक चीज़ है, आप लोग खुद सोचिए एक मिनट। हमारी कंट्री में अगर इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं तो टोटल आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन जो देखने को मिलता है वो 5 साल का रहता है। आप लोग सोचो, जब यहाँ पर एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन में हम लोग जंप करते हैं, उसके बीच में ही 2-3 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या दिक्कत है? इसी मुद्दे के ऊपर जो है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर बातें बोली गई कि जो पर्सन यहाँ पर आएगा 90 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए, या फिर इसी तरीके से, मतलब एक तरीके से 1 साल से कम जो टाइम के लिए अगर कोई पर्सन यहाँ पर आने वाला है तो क्या वो प्रॉपर यहाँ पर रिफॉर्म कर पाएगा? नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसका ड्यूरेशन है वो कम से कम 6 साल होना चाहिए। यानी कि 6 साल तक वो उस पोस्ट पर रह सकता है, या फिर 6 साल अगर न हो तो 65 साल आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि या तो 6 साल रहे या फिर 65 साल रहे। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या आरोप लगा रहा है कि जिस भी इंसान को यहां पर इस पोस्ट पर बैठाया जा रहा है, ये देखकर बैठाया जा रहा है कि उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर रहे, उससे पहले ही टाइम ड्यूरेशन जो है वो खत्म हो जाए। कहने का मतलब यहां पर यह है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उस पोस्ट पर बैठेगा, ज़्यादा टाइम उसको मिलेगा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर पाएगा तो जिस तरीके से पैटर्न चला हुआ आ रहा है वही पैटर्न चलता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। और इस पैटर्न के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। क्वेश्चन मार्क क्या है? अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा इलेक्शन हो रहे हैं बेसिकली गुजरात में और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर में, तो कई सारे क्वेश्चन मार्क लगाए गए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में कि इलेक्शन का शेड्यूल कैसा दिया है। मतलब यहां पर यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है ए, एक पॉलिटिकल पार्टी है बी। ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पूरी फुल पावरफुल में है, एक पावरफुल पार्टी है जो कि सेंटर में भी रूल कर रही है और कई सारे राज्यों में भी रूल कर रही है, यानी कि ये फुल पावरफुल पार्टी है। आज की डेट में उदाहरण के तौर पर आप लोग बीजेपी ले लीजिए, और अगर पुराने टाइम की बात करें तो कांग्रेस ले लीजिए। ये सेंटर में है, अपना काम कर रही है। अब बात करते हैं स्टेट के अंदर में या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग बात करें वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जी हो गई, ठीक है, इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल साहब जो हो गए वो दिल्ली के अंदर में हो गए। अब इनको इलेक्शन लड़ने हैं। अब मान लीजिए वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शन हो गए एक साइड में,
यहाँ पर जो कि मेन इलेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पर, मतलब एक तरीके से, और सेम टाइम पर यहाँ पर भी इसकी पर्टिकुलर पार्टी को इलेक्शन लड़ने हैं, वो लड़ने हैं गुजरात के अंदर में, गुजरात में इलेक्शन स्टार्ट हो गए। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हो गए और गुजरात में भी इलेक्शन हो गए, तो सामने वाला फोकस कहाँ पर करेगा, वो वेस्ट बंगाल के ऊपर करेगा, ना कि गुजरात के ऊपर, और गुजरात के अंदर में सेंट्रल की जो पार्टी है वो जीत के चली जाएगी। तो यहाँ पर जो डेट है वो क्लैश कराने की कोशिश की जाती है, ताकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पर अपना गेन कर कर चली जाए। ऐसे आरोप खुद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लगाए जा रहे हैं, इवन आम आदमी पार्टी के द्वारा भी। बात क्या ही निकल का कि लोकल इलेक्शन जो दिल्ली के अंदर अभी देखने को मिल रहे थे, वो एक तरीके से यहाँ पर गुजरात के इलेक्शन के साथ में ओवरलैप कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर चाहते तो कोई भी और डेट दी जा सकती थी यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, पर लेकिन कोई और डेट नहीं दी गई। इसके चलते यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा देखने को मिल रहा है। और इनका अपॉइंटमेंट मैंने आप लोगों से बोला था कुछ ही दिन पहले यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया 12 मई को। यहाँ पर आप लोग देखते हैं पूरा ये एक लेटर भी है आप लोगों के सामने जो मैंने दिखाया था कि राजीव कुमार जी जो हैं वो अभी रिसेंटली नए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो आज की डेट में 25वें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं वो राजीव जी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनसे पहले यहाँ पर सुशील चंद्रा जी थे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है, राजीव जी जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गए, ठीक है, पर लेकिन इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे सुनील चंद्रा जी, जो कि यहां पर अपना टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट करके गए। तो यहां पर या तो 6 साल हो जाए या फिर 65 साल हो जाए, तो 6 साल तो कोई टिक नहीं पाता है। इस तरीके के इंसान को लाया जाता है कि जल्दी से जल्दी उसकी एज जो है वो 65 साल हो जाए और उसको फिर यहां से अपना जो है अपनी कोई और काम करे जाके, यहां से रिटायरमेंट मिल जाए, फिर नया पर्सन आए। तो इसकी वजह से जो एक तरीके से कंटिन्यूटी होती है, मान लीजिए इलेक्शन के अंदर में रिफॉर्म लेकर आने हैं, इलेक्शन में मान लीजिए बॉन्ड से रिलेटेड कोई रिफॉर्म लेकर आना है, या पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से आज की डेट में आप लोगों को पता है हमारे देश में जब भी इलेक्शन होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को औकात में रह के काम करना पड़ेगा, अपने पैजामे से बाहर नहीं जाना है, एक लक्ष्मण रेखा आप लोगों को नहीं लागनी है, तो वो काम यहां पर किया जाता है। तो उसके चलते यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में कोई एनालिसिस करेगा और उसके ऊपर यहां पर रिजल्ट निकाल कर लेकर आएगा, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब यहां पर एक और मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज की डेट में अगर बात करें तो ये 3 मेंबर की बॉडी है। एक तो हो गए यहां पर चीफ, ठीक है, और 2 हो गए यहां पर जो इलेक्शन कमीशन रहते हैं। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन 2 इस तरीके से बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो तो पता है संविधान में उसके बारे में लिखा हुआ है कि हाँ कैसे कैसे यहां पर उनको डील करना है, कैसे उनको अपॉइंट करना है, कैसे उनको हटाना है, पर इन रियलिटी यहां पर जो इलेक्शन कमीशन जो है उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है, जबकि उनकी पावर जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के इक्विवेलेंट रहती है। पर लेकिन जब हटाने की बात आती है तो एक बार चीफ इलेक्शन कमीशन बोल दे कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है तो इस इंसान को हटा दो, तो वहां पर उसको हटा दिया जाता है। उसको हटाने के लिए कोई प्रॉपर प्रोविजन नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। अपॉइंटमेंट में जुडिशरी चाह रही है कि जब यहां पर इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट की जाए तो यहां पर उनके हाथ में भी कुछ पावर आए कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट करना है। ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब तक अगर बात करें जैसे कि हमारे देश में जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें राज्यसभा देखने को मिलेगा और लोकसभा देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन यहां पर कराए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली आप लोगों को देखने को मिलती है, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। और फिर यहां पर जब अपॉइंटमेंट के बारे में बात करती हैं तो यहां पर कैसे होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट। सारी पावर किसके हाथ में, यहां पर वो है प्रेसिडेंट के हाथ में। इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो किसके हिसाब से काम करते हैं, वो हिसाब से काम करते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि अपॉइंटमेंट की पावर जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अभी हमारे संविधान में ये लिखा था कि यहाँ पर आने वाले टाइम में इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है कि कैसे इसकी अपॉइंटमेंट करनी है,
वो दारमोदार जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया था संविधान के निर्माताओं ने। पर लेकिन आज तक उस सिस्टम को यूज नहीं किया गया यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये काफी बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है जस्ट गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी वजह से कई बार क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कि एक प्रॉपर कमिटी होनी चाहिए जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट करे, और उस कमेटी में यहाँ पर जुडिशरी के भी मेंबर होने चाहिए, ये मांग की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसको लेकर गवर्नमेंट जो है वो अपने हाथ पीछे खींच रही है। गवर्नमेंट जो है वो अड़ गई, कहे कि जुडिशरी क्यों होगा इसमें, क्योंकि अगर इसमें जुडिशरी आ जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो काफी ज्यादा है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं प्योर हो जाएगा, एक तरीके से उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं रहेगी अगर जुडिशरी यहां पर आ जाती है। तो ये फंडा है यहां पर, और गवर्नमेंट की पावर जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर कम होती है आप लोगों को नजर आएगी। और ऐसे इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा जिसका टेन्यूर कम से कम 5 या 6 साल, तो कम से कम एक इलेक्शन तो वो कंडक्ट करा कर जाए। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। जो इलेक्शन कमीशन है, जो नीचे वाले 2 इलेक्शन कमीशन है, उनका टेन्योर जो है वो फिक्स ही नहीं है, इस तरीके से उनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो सीधी सीधी बात है, जब उनका टेन्योर फिक्स नहीं है तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेंगे। इसके बदले गवर्नमेंट ने आरोप लगाए कि अगर आप लोग उठाकर देखो जो जजेस अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कितने टाइम के लिए रह रहे हैं, वो भी तो ऐसे ही रह रहे हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए। पर उसका जो अभी आंसर दिया गया वो ये था कि उसमें कम से कम टेन्योर फिक्स है उनका, उनको कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही उठाकर फेंक देगा जैसे कि इलेक्शन कमीशन को फेंक देता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी पावर मिलनी चाहिए ताकि ढंग से उसका इस्तेमाल किया जा सके, और यहां पर उसको डर न रहे कि आया राम गया राम वाली बात है कि आज हूं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में, तो आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जब यहां पर हम लोग बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो यहां पर हमारे देश में ये इलेक्शन को सुप्रिंटेंडेंट डायरेक्शन या कंट्रोल यही करता है। पर लेकिन सोचो अगर इसका खुद का कंट्रोल इसके हाथ में नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। अगर हम लोग 1950 से लेकर चले चीजों को, तो 1950 से लेकर यहां पर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, 1989 तक, ठीक है, हमारे देश के अंदर में एक सिंगल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमीशन बोला करते थे, सिंगल बॉडी हुआ करती थी। पर उसके बाद में यहां पर संशोधन करके संविधान में ये जो पर्टिकुलर बॉडी थी यहां पर, इसमें 2 पर्सन और ऐड कर दिए गए, और यहां पर ये 3 मेंबर की बॉडी हो गई। यानी कि 16 अक्टूबर 1989 से ये 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। पर लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं यहां पर। इसके बाद में फिर यहां पर फिर से इसको अबोलिश कर दिया गया, इसको अबोलिश कर दिया गया 1990 के अंदर में, और फिर से अबोलिश करने के बाद में ये सिंगल मेंबर की हो गई। पर लेकिन लगा कि सिंगल मेंबर की बॉडी से काम नहीं चलेगा, तो फिर से इसमें अपॉइंटमेंट किया गया 1993 में, और फिर से इसको डबल मेंबर और जोड़ दिए इसमें, और ये 3 मेंबर की बॉडी बन गई। 1993 से लेके आज तक का ये 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को देखने को मिल रही है। क्यों किया गया ऐसा? इसलिए किया गया ऐसा क्योंकि 1989 से पहले जो एज हुआ करती थी यहां पर वोट डालने के लिए, ठीक है, तो वो यहां पर चेंज कर दी गई। 21 एज हुआ करती थी, इसको चेंज करके 18 कर दिया वोटिंग जो एज है यहां पर 18 करती। आप लोग सोचो 18 जब एज कर दी तो 3 साल का गैप हो गया। कितनी जनता ऐसी होगी जो कि यहां पर 18 साल के आसपास में होगी, 18 साल से जैसे ऊपर हुई होगी, कोई 18 का होगा, कोई 19 का होगा, कोई 20 का होगा, वो सब भी एक तरीके से वोटिंग डालने कैटेगरी में आ गए। तो पॉपुलेशन बहुत सारी बढ़ गई जो कि वोट डाल सकती थी, और उसको कंट्रोल करना एक इंसान की बस की बात नहीं थी, इसलिए 2 इंसान और वहां पर ऐड कर दिए, तो टोटल 3 पर्सन की ये बॉडी हो गई। तो इसलिए यहां पर ये पूरा पैटर्न देखने को मिला। पर फिर लगा कि एक ही यहां पर इसको चला लेगा, पर वो नहीं चला, तो फिर 2 ऐड कर दिए। तो ये पैटर्न यहां पर निकल कर आता है। कौन सा संविधान में संशोधन करके एज 21 से 18 की गई, ये आप लोग को बताना है। होमवर्क है, इसको आप लोग जाकर एक बार जरूर देखिएगा, इससे पता रहेगा, ठीक है, कि आप लोग कितना अच्छे से चीजों को देख रहे हैं। पॉलिटी के अंदर डिटेल में कवर कर रखी है सारी चीजें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेंटर के इलेक्शन के बारे में तो आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन स्टेट का जो इलेक्शन रहता है, याद रखिएगा, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं वो यहां पर सेपरेट स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है वो यहां पर काम करता है। और 73rd और 74th जो संविधान में संशोधन किए गए थे वो यहां पर इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर किए गए थे।
तो ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है या फिर गलत है, आप लोग ये बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना यही है कि सिस्टमैटिक वे में काम होना चाहिए। अगर सिस्टमैटिक वे में काम नहीं हुआ तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐसी पोस्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है इस पर्टिकुलर पोस्ट को। और जब यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है तो फिर वो अपने हिसाब से काम करती हुई नजर आती है। क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? जी हाँ, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए। 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 5 मेंबर बॉडी है। दूसरा बोला गया कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल क्या होगा, जनरल इलेक्शन के लिए भी और बाई इलेक्शन के लिए भी। तीसरा बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिजोल्व करते हैं डिस्प्यूट, यानी कि जो लड़ाई होती है या फिर कोई स्प्लिट या फिर मर्जर होता है पॉलिटिकल पार्टी का। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों से पूछा गया है। ए में बोला गया है 1 और 2, बी में बोला गया है 2, सी में बोला गया है 2 और 3, डी में बोला गया है 3। तो सही आंसर क्या है? अभी मैंने बताया कितने मेंबर की बॉडी है, अभी बताया 3 मेंबर की बॉडी है। यहां पर ये होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी क्या? इलेक्शन की जब बात आएगी तो वो पावर में आ गई तो गवर्नमेंट थोड़ी ना डिसाइड करेगी, तो इंडिपेंडेंट बॉडी डिसाइड करेगी, और वो कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से यहां पर आंसर आप लोगों का क्या हो गया? टफ था क्या क्वेश्चन? बताओ, अगर माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी रहेगी तो क्या एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग रहा है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं यस या फिर नो में आप लोग बताओ, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। इवन 2022 में यहां पर क्वेश्चन भी पूछा गया, बोला गया कि अगर बात करें डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजोल्व कर, जो यहां पर इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या रोल है यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो यहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये इवोल्व हुआ है? इसका आंसर लिखने के लिए भी एक थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूं ताकि लिखने में आप लोगों को आसानी रहे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसका नाम ही लिखा हुआ है कि एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिससे कुछ कंडक्ट कराया जा सके, उसके लिए कोड रहे। जैसे आप लोग बोले कि मॉर्निंग में इस टाइम पर उठना है, इस टाइम से हम लोग को ये काम करना है, अपना शेड्यूल फॉलो करना है, तो आप लोगों ने कोई कोड बना लिया अपने लिए। ऐसे ही यहां पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसका ओरिजिन जो सबसे पहले हुआ यहां पर, तो वो 1960 में केरला के अंदर इसको स्टार्ट किया गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी यहां पर पावर में होगी वो एक तरीके से ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी इंटरफेयर यहां पर नहीं होगा। तो स्टेट के अंदर यहां पर सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया। फिर लगा कि अच्छी चीज है, तो लोकसभा इलेक्शन में 1962 में यहां पर इसको आगे लेकर आने की कोशिश की गई, और फिर 1991 में यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर डिसाइड किया गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो स्ट्रिक्टली सब जगह फॉलो किया जाएगा, ताकि इलेक्शन के जो नॉर्म्स यानी कि रूल और रेगुलेशन है और जो करप्शन वाली चीजें हैं उसको साइड में रखा जा सके। ये है पर्टिकुलर मुद्दा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये सारी चीजें चल रही होंगी, क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट जो है वो आप लोगों के माइंड में नहीं होगा इसको लेकर। अगर डाउट है तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको लेकर आप लोगों को माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है। तो इसको अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग लिख पाओगे। तो हो गया ना, पूरा एक टॉपिक तैयार हो गया पॉलिटी का। करंट में क्या चल रहा है वो बता दिया, क्या क्या मुद्दे हैं सारे। यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो हो गया। आंसर राइटिंग में भी आप लोगों का यूपीएससी का क्वेश्चन जो कि अभी ताजा ताजा पूछा गया है वो भी हो गया। तो टॉपिक को ऐसे तैयार किया करो यार। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में आ जाए, द हिंदू में आ जाए, पीआईबी में आ जाए, कहीं भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टॉपिक आप लोगों का तैयार हो गया, बस ये चीजें आप लोगों की होनी चाहिए। अब इंटरव्यू में कोई पूछ ले आप लोगों से, स्टेट पीसीएस के अंदर पूछ ले, एसएससी बैंकिंग के अंदर पूछ ले, इसके बारे में कहीं रुकेगा क्या आप लोगों का क्वेश्चन? इस तरीके से पढ़ाई करनी है, और ये होता है सही तरीका पढ़ाई करने का। फीडबैक जरूर देना जैसा भी लगा टॉपिक, और कोई कंफ्यूजन है तो उसको पूछना, आगे फिर क्लियर कर ले जाएगा। और पॉलिटी में किसी भी लेक्चर में कोई कंफ्यूजन लगता है तो वो लेक्चर का नाम लिख के आगे बाई वीर लिख दिया करो, जाकर यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो, वो टॉपिक आप लोगों के सामने आ जाएगा। पॉलिटी में डिटेल में सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। ओके दोस्तों, ये एक दोहा आप लोगों ने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि सत सैया के दोए रे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत, घाव करत गंभीर। तो वो जो दोहा है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर बड़ा ही सटीक बैठता है। आप लोगों को यहाँ पर जो पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे से क्या हैं, ये कछुए हैं। क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से कछुए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये जो कछुए हैं, अगर पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से कछुए पाए जाते हैं, तो ये हैं ओलिव रेडली टर्टल। तो ओलिव रेडली टर्टल जो हैं ये दुनिया में तो पाए ही जाते हैं, हमारे देश के अंदर भी ये आप लोगों को उड़ीसा के कोस्ट पर काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है ये इनके बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इनका मास नेस्टिंग यानी कि अंडे देने का टाइम होता है। तो इसकी वजह से उड़ीसा के अंदर ये काफ़ी लार्ज स्केल पर इकट्ठे होते हैं, मतलब उड़ीसा के कोस्ट पर, और उस कोस्ट का नाम है यहाँ पर गरिमा था।
तो ये कई बार आप लोगों से पूछ भी लिया जाता है कि गरीमाथा बीच जो है वो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उड़ीसा में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओलिव रेडली टर्टल बीच आप लोग नॉर्मली से बोलते हैं, नेस्टिंग के लिए बेसिकली यहाँ पर ये जाना जाता है। और इसी के साथ में इसका कनेक्शन आप लोगों को जो महानदी रिवर है उसके साथ में भी देखने को मिलेगा। एक ऋषिकोल्या रिवर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग आते हैं उड़ीसा से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। ओलिव रेडली टर्टल दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब और कछुओं के कंपेयर में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जो टर्टल है यहाँ पर ये काफ़ी छोटे हैं क्वांटिटी में, और इसी के साथ में ये काफ़ी लार्ज स्केल पर पाए जाते हैं। पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग इनको IUCN में देखोगे, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में इसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको 1972 का जो कानून है उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है, जहां पे अच्छी खासी प्रोटेक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। और CITES का जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कन्वेंशन है, इसके अंदर भी इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इतनी ज़्यादा संख्या इनकी होने के बावजूद भी इनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी पड़ रही है। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब कन्वेंशन यहाँ पर किसी न किसी इस तरीके से चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल सकती है। हमारे देश के अंदर में नेस्टिंग कहाँ होती है, ऋषिकोला, गिरिमाथा बीच और माउथ ऑफ देवी रिवर, ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर ये आकर अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय करते हैं और बोलते हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा और फिर जो है वहाँ पर आकर ये प्रॉपर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। पर लेकिन अगर कोई एंजॉय कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई खतरा भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा खतरा रहता है, अगर कोई बाढ़ आ जाती है यानी कि फ्लड आ जाता है, अगर कोई साइक्लोन आ जाता है तो यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर दिक्कत देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि जो पानी का गर्म होना, वो भी यहाँ पर इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी का गर्म होने के साथ साथ में पानी का पोल्यूटेड होना भी एक खतरनाक रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती है। और इंसान जो कि इस धरती का सबसे खतरनाक जानवर है, वो इनका शिकार भी करता है मीट के लिए, इनको खाने के लिए। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इनकी ज़िंदगी में बेचारों की टेंशन इतनी ज़्यादा है कि ये अपना UPSC का एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाते प्रॉपर, मतलब अपनी नेस्टिंग भी नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, अपने अंडे भी नहीं दे पाते हैं। ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है हम जैसे लोगों का, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें। हम लोग आज की डेट में फिशिंग करते हैं, यानी कि मछली हम लोग पकड़ने के लिए कई बार क्या करते हैं, ट्रोलर यूज़ करते हैं। ट्रोलर क्या होता है, एक इस तरीका बहुत ही बड़ा नेट होता है और उसको नाव में बांध के खींचा जाता है समुद्र के अंदर अंदर। तो इसमें बहुत लार्ज स्केल पर मछलियाँ आती हैं। पर लेकिन यहाँ पर ये तो लिखा नहीं है इसके गेट पर कि ओनली एंट्री ओनली फॉर द फिश, ठीक है। तो इसका मुंह खुला रहता है और उस मुंह के अंदर में मछली, कछुए, कीड़े मकोड़े, मतलब जो भी है सारे इसके अंदर भर जाते हैं। तो इसमें काफ़ी लार्ज स्केल पर टर्टल भी जो हैं वो जाते हैं। इसी के साथ में अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत ही लार्ज स्केल पर जो मेरीन लाइफ है उसको ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट करती हुई यहाँ पर नजर आती हैं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इनकी ज़िंदगी को, बेचारी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। और ये दिक्कत ओनली हमारे देश में नहीं है, ये दिक्कत आप लोगों को दुनिया में अलग अलग जगह पर भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसीलिए इनके ऑपरेशन के, इनको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया भर में कई सारे ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहूँ जिससे कि आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। ऑपरेशन ओलिव ये यहाँ पर इंडियन जो कोस्ट गार्ड के द्वारा चला गया। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया में आकर यहाँ पर ये अपनी नेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना कोस्ट गार्ड ने भी अपना दायित्व समझा। तो ओलिव रेडली टर्टल को यहाँ पर कोई नुकसान ना पहुंचा सके, खासकर ब्रीडिंग के टाइम पर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मछली पकड़ने के लिए लोग जो हैं वो समुद्र के अंदर जाते हैं, पर लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस ड्यूरेशन में मछली जो होती हैं वो अपना ब्रीडिंग का टाइम जो है वो कंप्लीट करती हैं। उस टाइम पर मछली पकड़ना जो है वो बंद कर दिया जाता है काफ़ी कुछ लंबे समय के लिए, ताकि वो अपना वो ड्यूरेशन कंप्लीट कर सकें। ऐसी चीज़ें आप लोग कई बार देखने को मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेचर जो है एक तरीके से, उसके साथ में अगर इंसान जो है छेड़छाड़ी ना करें तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नॉर्मल होती नजर आएगी। इसी के साथ में यहाँ पर जो टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइस भी यूज़ करने के लिए बात की जाती है। यहाँ पर टैगिंग की जाती है कई बार, ठीक है, ताकि इंडेंजर ओलिव रेडली टर्टल जो है उसको पहचाना जा सके और कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इंटरेस्टिंग चीज़ है, वैसे आप लोगों ने सुना होगा कई बार टर्टल और टोर्टोइज, ठीक है।
तो टर्टल और टोर्टोइज में क्या फर्क है? तो नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे, जो टर्टल है ये आप लोगों को किसके अंदर पाया जाता है? ये पानी के अंदर पाया जाता है, और इसके इस तरीके पंख होते हैं जिसकी वजह से पानी के अंदर तैरता है। पर लेकिन जो टोर्टोइज होता है उसके बाकायदा इस तरीके से पंजे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नाखून आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जमीन पर ज्यादातर लैंड पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर बात करें, जो ये टर्टल होते हैं ये आप लोगों को प्लांट और एनिमल दोनों खाते हुए नजर आएंगे, यानी कि इनकी पार्टी जो है दोनों से चलती है। पर लेकिन ये जमीन पर रहते हैं तो इसलिए ये शाकाहारी टाइप के जीव हैं और आसानी से अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं। नॉर्मली अगर आप लोग पालोगे घर पे तो आप लोग ये नहीं कहोगे मैंने टर्टल पाल लिया। नॉर्मली आप लोग टोर्टोइज पालते हो, यानी कि कछुआ पालते हो, ये जमीन पर रहता है। अगर मैक्सिमम टाइम आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये एक तरीके से अपनी लाइफ को लैंड पे एंजॉय कर सकता है। पर लेकिन इनकी लाइफ जो है वो लैंड पर एंजॉय करने लायक नहीं है। ये एक्वेरियम जो आप लोग लाते हैं कि पानी का एक वो नहीं बड़ा सा सिस्टम लेकर आते हैं, इसके अंदर मछली वगैरह डाले रखते हैं, उसके अंदर आप लोग यहाँ पर टर्टल को डाल सकते हो। पर लेकिन टोर्टोइज जो है वो आसानी से आप लोग बिस्तर के ऊपर आप लोग जो जमीन है वहां पर आराम से खेलता हुआ आप लोग को नजर आएगा। तो ये टर्टल और टोर्टोइज में फर्क भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ से भी हल्का फुल्का सा आइडिया अगर आप लोगों को रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी कोई बच्चा भी पूछ ले कि बताओ भैया टर्टल और टोर्टोइज में क्या डिफरेंस है, बड़ा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है तो फिर आप लोग बोलोगे यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये टर्टल के बारे में बात कर रहे हैं, ओलिव रेडली टर्टल। और जब ये इकट्ठा होकर एक जगह आकर इस तरीके से मास नेस्टिंग करते हैं तो इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ARRIBABA, ठीक है। तो ये अरी बाबा, तो ये याद रखेगा। मैं देख रहे अरी बाबा इतने सारे कछुए वो वाला डायलॉग आप लोग याद रख लेना। तो ये जब अरी बाबा निकल जाए मुंह से तो बहुत सारे कछुए आप लोगों को एक जगह देखने को मिलेंगे और वो अपना मास नेस्टिंग करते हैं, यानी कि सामूहिक एक तरीके से बच्चों को पैदा करते हैं इकट्ठा होकर एक जगह। तो ये इसको ओलिव रेडली टर्टल के साथ साथ में एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको हम लोग पैसिफिक रेडली टर्टल के नाम से भी आप लोग बोलते हैं। पैसिफिक रेडली सी टर्टल के नाम से भी आप लोग यहाँ पर बोलते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में बताया, पूछ ले अगर कोई वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो इसकी कॉलोनी जो ब्रीडिंग होती है वो कहाँ पर होती है, जहां पर ये मास नेस्टिंग करते हैं, तो उड़ीसा का जो गिरिमाथा बीच है यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा मास नेस्टिंग आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। इसीलिए उड़ीसा की गिरिमाथा मैरीन सेंचुरी को यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट रोकरी, ठीक है, ये कॉलोनी ऑफ द ब्रीडिंग एनिमल सी टर्टल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कई सारे लोग होते हैं जो सर्दियों में नहाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको गर्म पानी चाहिए होता है ठीक है। तो गर्म पानी अच्छा है, हल्का सा गुनगुना पानी अगर आप लोग ले लें, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, तो बॉडी के लिए अच्छा रहता है। ये माना जाता है कि पानी नहाने वाला आप लोग के बॉडी के टेम्परेचर पे होना चाहिए और पीने वाला भी आप लोग बॉडी के टेम्परेचर पे रख सकते हैं, ठीक है। तो हल्का सा गुनगुना भी हो जाए तो उसमें थकावट और अच्छे से मिटती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी वार्म वाटर, एक तरीके से थोड़े से गर्म पानी में पाए जाने वाले आप लोगों को ये जीव देखने को मिलेंगे। तो ये कई सारी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों से पूछी जाती है। ये इतना डिटेल में किस लिए कवर किया? ये इसलिए कवर किया क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 2015 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ओलिव रेडली टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन या फिर घड़ियाल। तो आप लोगों से यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक्वेटिक एनिमल के बारे में यहाँ पर पूछ लिया, जो कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल हम लोग बोलते हैं, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, दो चार बातें तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखी है, फिर भी ट्राई करके देखो, ये तो आप लोग आंसर दे सकते हो। सही आंसर क्या है? और यहां से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों से। सही आंसर है यहाँ पर सी, इसको बोलते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। तो हल्का सा एक छोटा सा टॉपिक भी आप लोगों को कवर हो जाएगा, इसके बारे में भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में दे देता हूं आप लोगों को। जो रिवर डॉल्फिन या फिर गैंगेटिक डॉल्फिन है, इसको हम लोग नेशनल एक्वेटिक एनिमल के नाम से जानते हैं, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नाई भी आप लोग इसको बोल सकते हो। ये इसको लोकली एक नाम से और जाना जाता है जिसको आप लोग सूसू बोलते हो। जी हाँ, सूसू, यानी सूसू पोटी कर ली, तो इस तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर। तो गैंगेटिक जो डॉल्फिन है यहाँ पर, इसके नाम से भी आप लोग जानते हैं यहाँ पर। ये एक तरीके से जो सूसू है ये इसको जाना जाता है क्योंकि ये एक तरीके की आवाज करती है, उन्हें इस तरीके की विसल टाइप की, जो इसकी वजह से यहाँ पर इसको सूसू बोला जाता है कि सूसू की आवाज निकल रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पर, जैसे गंगा रिवर होगी, मेघना, ब्रह्मपुत्रा, इसी के साथ में हमारे देश के साथ साथ में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में एक रिवर है जिसका नाम है कर्णापुली। तो कर्णापुली रिवर में ये काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को पाते हुए नजर आएंगे। इनकी संख्या जो है वो काफी लार्ज स्केल पर घटती रहती है, क्योंकि आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मछलियां होती हैं वो जैसे कि रिवर में पाई जाती हैं,
और रिवर पर हम लोग क्या करते हैं, कई सारे बड़े बड़े बांध बना लेते हैं, तो उसकी वजह से मछलियां जो हैं वो प्रॉपर वे में आगे नहीं बढ़ पाती हैं और उन बांध में अटक कर, या फिर बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से मछली पकड़ने का धंधा, इसी की वजह से पोल्यूशन वगैरह, बहुत सारे ऐसे रीजन है, इनकी संख्या खत्म होती जा रही है। आयुशियन में अगर बात करें यहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन को, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है, ये याद रखिएगा। और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका शेड्यूल 1 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ओलिव रेडली टर्टल के साथ साथ में आप लोग की गैंगेटिक डॉल्फिन भी मैंने आप लोगों की कवर करा दी। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा घड़ियाल के बारे में। घड़ियाल जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं, और सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार किसी से क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरी बार किसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, यूपीएससी अक्सर अपने ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट से भी कई बार खेलता रहता है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया कम से कम होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा यहाँ पर ओलिव रेडली टर्टल के बारे में, इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने ध्यान से ये पर्टिकुलर टॉपिक सुना है। तो सबसे पहले बोला गया कि ये सबसे ज्यादा छोटे होते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा अबंडेंस में पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा छोटे होते हैं दुनिया में। ये टर्टल जो होते हैं ये कार्निवोर हैं, यानी कि एक तरीके से मांसाहारी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों चीजों को निपटा देते हैं, आप लोग ये ऐसा भी बोल सकते हैं। पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इनको जब यूनिक जो मास नेस्टिंग होती है, जब मिलकर सारे बच्चा पैदा करते हैं यहाँ पर एक तरीके से एक घोंसला बनाकर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो ये क्या होता है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं अरीबा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, वैसे इसको अरीबाड़ा, ठीक है, बाबा नहीं अरीबाड़ा बोलेंगे यार, ठीक है, बाबा बोल दिया था मैंने, अरीबाड़ा बोलेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अरीबाड़ा, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट यूज किया था अरीबाड़ा। ठीक है, तो जो मैंने वहां पर अरीबाबा बोला था, अरीबाबा नहीं अरीबाड़ा। ठीक है, ये इसको आप लोग यहाँ पर देखना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोग एग्जाम में भूलोगे नहीं इसको। यहाँ पर इसको मैंने बाबा बोल दिया था जबकि ये बाड़ा है, तो अरीबाड़ा है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये एक यूनिक स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ से बन सकता है। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि एक ही टॉपिक में कितनी सारी चीजें कवर कर दी। ओलिव रेडली टर्टल हो गया, इसी के साथ में जो हम लोगों ने बात कर ली गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात कर ली, टर्टल और टोर्टोइज के बारे में बात कर ली, यूपीएससी का क्वेश्चन भी आप लोगों का कवर हो गया यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर मैप बेस्ड लोकेशन आप लोगों की कवर होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर होगी। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि उसमें से क्या आसपास से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कंफ्यूजन में ना आए, है कि नहीं। कैसा लगा टॉपिक बताना, फीडबैक जरूर दे दिया करो अपना। ओके, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना, मौसम थोड़ा बिगड़ने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो आर्टिकल है कुछ ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में मतलब जब आप लोगों को चीज़ें जानने को मिलेगी तो आप लोग मतलब बोलेंगे कि ये चल क्या रहा है, वैसा भी ये हो क्या रहा है, नहीं नहीं मुझे मारो भाई मुझे मारो। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये है, अभी एक न्यूज़ निकल कर आती है और न्यूज़ है कि कोर्ट वैकेशन के बारे में। वैकेशन छुट्टी, ये वही छुट्टी है जो आप लोग एंजॉय करते हैं कि यार छुट्टी कब मिलेगी, कहते हो ना कि सर कम से कम संडे की तो छुट्टी रख लिया करो। तो ऐसी छुट्टी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, स्कूल में होती है ऐसी छुट्टी, गवर्नमेंट की भी होती है और ऐसी छुट्टी कोर्ट की भी होती है। पर लेकिन जब छुट्टी होती है तो उस टाइम पर यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जिसका काम सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है और वो है हमारी मम्मी। ठीक है, घरों में। पर लेकिन कोर्ट जो है वो ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लिया करता था कि अगर छुट्टी है तो कभी कभी वो मम्मी का काम करेगा, मतलब आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। अगर कोई मैटर जो है आ जाता है ऐसा कि हाँ चलो उसको सुन लेते हैं, तो यानी कि एक बेंच ये बना दिया करते थे कि अगर छुट्टी में भी कोई मैटर ऐसा आता है अर्जेंट का, उसको सुन लिया करेंगे। पर फिलहाल के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा ये वैकेशन बेंच को बनाने से मना कर दिया है, यानी कि छुट्टी का मतलब छुट्टी एंजॉय करेंगे अच्छे से, जिसको जो करना है कर लो। DY चंद्रचूड़ साहब जो है ना, इन्होंने सेंचुरी मारी है आधी अभी, यानी कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं रिसेंटली अभी ये। और जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तब से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, रस्साकसी में चल रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस दिन से ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जब से यहाँ पर इन्होंने अपनी जो ओथ ली थी यहाँ पर, तब से लेके अब तक, मतलब लगभग 9 नवंबर की बात की जा रही है, तब से लेके अब तक का यहाँ पर ये 6844 के करीब केस जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटा दिए गए हैं, यानी कि एक अच्छे लेवल पर यहाँ पर ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ में और भी बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए आगे चीज़ों को लेकर चलने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद हमारे देश में एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन लगभग 2 साल के करीब आप लोगों को देखने को मिल रहा है। वरना ऐसे ही लगभग 2 महीने 3 महीने 4 महीने में सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो अपना टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट कर निकल जाते थे। तो DY चंद्रचूड़ साहब जो है यहाँ पर, अभी उन्होंने ये काम क्यों किया, उन्होंने कि वो यहाँ पर जो बेंच थी उसको अभी उनके द्वारा क्यों बोल दिया कि छुट्टी इंजॉय करो। ठीक है,
उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? रीजन है हमारी कंट्री के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब। किरण रिजिजू साहब के द्वारा अभी रिसेंटली बहुत सारे कटाक्ष कसे गए। एक तो यहाँ पर सबसे बड़ा कटाक्ष कसा जा रहा है कोलिजियम सिस्टम के ऊपर। कोलिजियम सिस्टम हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफर करते हैं, और ये हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू डेवलप किया गया है, यानी कि इसके बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। पर लेकिन इसके ऊपर कटाक्ष कसे जाते हैं बार बार हमारे लॉ मिनिस्टर के द्वारा, और बोला जाता है कि कोर्ट में इतने सारे केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे लोगों के राइट को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा जब यहाँ पर इतने सारे केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। अगर बात करें नंबर ऑफ पेंडिंग केस यहाँ पर अभी रिसेंटली अगर बात करें, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में बात करें, चाहे इलेक्शन के मैटर करें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, स्पेशल लीव, इसी के साथ में रिट्स पिटीशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर लेबर से रिलेटेड, तो दुनिया भर के केस जो हैं यहाँ पर सामने पड़े हुए हैं। तो फिर भी यहाँ पर आज की डेट में छुट्टियां इतनी मारी जाती है जजों के द्वारा, तो ये इतनी छुट्टियां क्यों ली जाती है, बेसिकली मुद्दा यहाँ पर ये था। अभी क्यों ऐसा कुछ बोला गया? क्योंकि यहाँ पर जब भी अभी अगर बात करें कोई त्यौहार वगैरह होता है तो एक अच्छी खासी छुट्टी जो होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा बन गया। तो यहाँ पर इनके द्वारा साफ साफ बोल दिया गया कि भाई साहब छुट्टी करेंगे जम के, ठीक है। तो ये पूरा अभी मुद्दा बन गया कि चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने बोला कि नो वैकेशन बेंच विल बी अवेलेबल इन द एपेक्स कोर्ट ड्यूरिंग द विंटर ब्रेक, यानी कि जब ब्रेक होगा विंटर का तो कोई भी यहाँ पर बेंच अवेलेबल नहीं होगी ताकि आप लोगों की सुनवाई सुनी जा सके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कमेंट यहाँ पर किरण रिजिजू साहब के द्वारा किए गए थे उनका रिप्लाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के द्वारा दे दिया गया है कि भाई साहब हम छुट्टी ऐसे ही करेंगे जैसे हमारा मन करेगा, यानी कि हम इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से काम करेंगे। पर लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो इन दोनों की लड़ाई पे, अगर यहाँ पर हमारे देश के अंदर में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आम जनता के ऊपर, यानी कि मेरे और आप जैसे लोग जो हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये जरूरी है कि ढंग से हमारा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो काम करता हुआ नजर आए। पर फिलहाल कोलिजियम सिस्टम को लेकर इन दोनों के बीच में काफी बड़ी रस्साकसी यहाँ पर चली हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम को बोला जाता है कि उसके अंदर भाई भतीजावाद चलता है, जिसकी वजह से सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये पूरा मुद्दा है। अभी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या प्रोविजन होते हैं, क्योंकि ये चीजें अगर आप लोग समझोगे तो फिर आप लोगों से कोई अगर पूछता है तो उनका आंसर भी आप लोग दे पाओगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट में जो एक वर्किंग डेज के बारे में आप लोग बात करते हैं तो लगभग 193 डेज जो हैं वो आप लोग को वर्किंग डेज देखने को मिल रहे हैं इन ए ईयर, जिसमें जुडिशियल फंक्शनिंग करती है। आप लोगों को पता है नॉर्मली अगर बात करें, आप लोगों ने देखा होगा जो छुट्टियां होती है तो उसमें एक तरीके से ना गवर्नमेंट छुट्टियां होती है बहुत सारी, तो वर्किंग डेज कितने रहते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो खासकर अगर बात करें हाई कोर्ट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 210 के करीब रहते हैं वर्किंग डेज, और अगर बात करें यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट होते हैं उसके अंदर में 245 के करीब वर्किंग डेज रहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सबसे कम वर्किंग डेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये एक कैलेंडर बनाया जाता है जिसके हिसाब से यहाँ पर काम कर चलता है। इसमें दो काफी लंबी वेकेशन रहती हैं, जिसको आप लोग विंटर वेकेशन बोलते हो और जिसको आप लोग समर वेकेशन बोलते हो। तो इन दोनों में अक्सर क्या करते थे, यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बेंच बना दिया करते थे कि कोई अगर मैटर आएगा तो उसको सुन लिया जाएगा। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर इनके द्वारा उसकी भी छुट्टी कर दी गई है, ये यहां पर मुद्दा भी सामने निकल कर आ रहा है। तो वैकेशन बेंच जो है वो कौन यहां पर कॉन्स्टिट्यूट करता है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं तो याद रखिएगा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ये वैकेशन बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पर इसके थ्रू अगर किसी को कोई दिक्कत है वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को, और यहां पर अर्जेंट मैटर जो होता है वो वैकेशन बेंच के सामने सुना जाता है कि हाँ कोई अर्जेंट में मैटर आ गया, ठीक है। उसके हिसाब से फिर यहां पर चीजों का सोल्यूशन निकाला जाता है। पर फिलहाल हमने क्या किया, हमने बोला कि कोई वैकेशन बेंच जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगी। आप लोग खुद देखो, जब यहां पर हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट की सिटिंग नहीं होगी, पार्लियामेंट की सिटिंग जो है वो कम होगी, क्योंकि पार्लियामेंट के 3 सेशन है ना, आप लोगों को पता है ना। सबसे बड़ा सेशन जो होता है वो बजट सेशन होता है, फिर आप लोगों का देखने को मिलता है मॉनसून सेशन, और फिर आप लोगों को देखने को मिलता है विंटर सेशन। तो ये जो सेशन होते हैं इनका टाइम ड्यूरेशन कई बार काफी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपोजिशन कई बार काम नहीं करने देती है, और कई बार गवर्नमेंट जो है वो भी आनन फानन में जो बिल को पास करने की कोशिश करती है, उनके ऊपर प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन नहीं होता है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो वहां पर भी वर्किंग जो है कई बार अच्छे से नहीं चलती है, और इसका भी लेखा जोखा मैंने एक दिन आप लोगों से डिस्कस किया था कि कितना लो लेवल सिटिंग
आप लोगों को पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलती है, कई बार ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जुडिशरी के अंदर में जो सिटिंग हो रही है और जो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर में जो सिटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों का स्फीयर ऑफ वर्किंग जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसीलिए आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है जिसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि अपना अपना काम देखेंगे, एक दूसरे के काम में जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, अपना अपना एरिया के काम को ढंग से करेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि अपने काम को अच्छे से करेंगे, पर लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर के साथ में एक चेक एंड बैलेंस भी रहता है। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों जो भी यहां पर ये आर्म है ये संविधान के ढांचे के हिसाब से काम करेंगे, उसके दायरे के बाहर जाएंगे तो फिर यहां पर चेक एंड बैलेंस वाली बात आएगी। पर लेकिन चेक एंड बैलेंस इतनी नहीं हो जानी चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाने का काम करती है, लॉ बनाने का काम करती है, उसका लॉ बनाने का काम छोड़कर हमारी जुडिशरी जो है वो कानून बनाना स्टार्ट कर दे। तो क्या ये सही रहेगा? तो ये एक तरीके से गलत काम हो जाएगा और एक तरीके से इसको जुडिशियल ओवर रीच बोलते हैं, यानी कि जुडिशरी ने अपने दायरे से बाहर जाकर पार्लियामेंट के फाले में जाकर काम करना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहां पे भी आप लोगों को थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेगी। कई जगह पार्लियामेंट खुद चाहती है जुडिशरी सामने आए, उनके ऊपर वो मुद्दा जो है जुडिशरी के ऊपर डाल देते हैं। जैसे कि खुद देखिए आप लोग यहां पर ट्रिपल तलाक वाला जो इशू था, उसमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट रहती है उसके वोट जो रहते हैं उसके कटने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि पहले इसको जुडिशरी इस मुद्दे से निपट ले और उसके बाद में हमारे पास में ये मैटर आए और फिर हम बोल दें कि हम इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा जजमेंट आया इसलिए ये काम चल रहा है। तो यहां पर पार्लियामेंट जो है वो सेफ खेल जाती है, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। पर लेकिन कई जगह जुडिशरी खुद जो है वो आकर यहां पर ओवर रीच कर जाती है। कई सारे ऐसे भी केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कई जगह ऐसे जजमेंट दे जाते हैं जिसमें जुडिशियल ओवर रीच हो जाता है। कई सारे पोल्यूशन से रिलेटेड मैटर आते हैं, उसमें कई सारी बातें बोल दी जाती हैं कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ये एक तरीके से ना जिसमें यहां पर देखने को मिलता है कई सारे ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं गवर्नमेंट के, जिनको तुरंत रोक लगा दिया जाता है जुडिशरी के द्वारा। तो इसलिए नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट भी निकाला था कि जुडिशरी जो है उसकी वजह से डेवलपमेंट जो है वो कैसे हैम्पर हो रहा है। तो ऐसे भी आप लोगों को मुद्दे देखने को मिलते हैं। तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसका एक दूसरे के साथ में मिलकर एक सिस्टम में चलना काफी जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो इसलिए कहते हैं कि एक बैलेंस होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर दिक्कतें जो हैं वो आप लोगों को काफी ज्यादा नजर आएंगी। तो यहां पर जैसे कि अगर अभी लड़ रहे हैं यहां पर, तो मान लीजिए पार्लियामेंट में सिटिंग कम हो रही है या जुडिशरी में यहां पर पर्टिकुलर अगर यहां पर वैकेशन बेंच नहीं बैठ रही है, तो दिक्कत किसको आएगी? दिक्कत आएगी आम जनता को, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। एक फैक्ट यहां पर आप लोग जरूर याद रखिएगा, जब हमारे संविधान में कोई भी केस सुना जाता है संविधान से रिलेटेड, तो बेंच बनाने का जो प्रोविजन होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में होता है जब बेंच का गठन किया जाता है। और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 145 यहां पर है जिसके थ्रू ये पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिली हुई है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसमें कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि इशू क्या है, अगर छुट्टी ले लेते हैं, फिर से बोला मैंने कि जिनको जस्टिस मिलना चाहिए जस्टिस नहीं मिलेगा, केस की पेंडेंसी और बढ़ेगी। और खासकर यूरोप के अंदर में ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि आप लोग यहाँ पर इस तरीके से छुट्टी पर चले जाओ, एक तरीके से कोई बेंच भी नया बनाओ, कोई अवेलेबल नहीं रहे। तो ये तो हो गई कि हाँ ये इशू है, पर लेकिन इसके फेवर में भी बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। नॉर्मली कोई भी अगर फैमिली ट्रेजेडी होती है या कोई हेल्थ का इशू है तो ही यहाँ पर जज जो है वो छुट्टी पर जाते हैं। जो नॉर्मली जज जो है वो आप लोगों को छुट्टी पर जाते हुए नजर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा रहती है, तो नीड है यहाँ पर एक तरीके से वैकेशन की, ताकि अपने आप को रिजुवनेट किया जा सके, ठीक है। वैकेशन के टाइम पर कई बार जजमेंट को राइट करने का टाइम भी यूटिलाइज किया जाता है जजेस के द्वारा। वैकेशन को कट करना जो है, कई सारे लोग बोलते हैं कि केस पेंडेंसी पड़ी हुई है, उसको अगर वैकेशन को कट करेंगे तो वो सारे केस जो है वो सुने जा सकते हैं। पर लेकिन डेटा ऐसा नहीं बताता है, क्योंकि एक इंसान जो है, आप लोग खुद सोचिए, मैं आप लोगों को बोलूँ बस 2 घंटे सोकर आप लोगों को जो है, मान लीजिए आप लोग आज के डेट में 6 घंटे सोते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग 7 घंटे सोते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि 7 घंटे की नींद को आप लोग 5 घंटे कर दो और ये 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ाई में लगाना स्टार्ट कर दो, तो ये एकदम आप लोग नहीं कर पाओगे। अगर एकदम करने की कोशिश करोगे तो जो आप लोग काम कर रहे हो पूरे दिन में वो भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक अच्छी नींद लेना जरूरी है पूरे दिन अपने आप को काम अच्छे से करने के लिए। अपनी नींद में कटौती मत करो कि नींद को कम कर लेंगे अपने, और जहां पर टाइम वेस्ट हो रहा है, दुनिया भर का मोबाइल आप लोग यूज कर रहे हो, उल्टी सीधी शॉर्ट्स, या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पर रील, फेसबुक पर बैठे हुए हो पता नहीं क्या क्या देखने के लिए, या कभी कुछ आप लोग टाइम पास करने लगे,
तो वहां से आप लोगों को टाइम को बचाना है, ना कि आप लोगों को यहां से आप लोगों को टाइम को बचाना है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर भी। तो कोर्ट की पेंडेंसी केसेस को आप लोग बोल रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे तो यहाँ पर केसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, वो अपनी जगह सही है, पर लेकिन अगर उसको छुट्टी नहीं मिलेगी तो वो इंसान कैसे अच्छा जजमेंट देगा। और आप लोगों ने सुना होगा कि 100 गुनहगार छुट जाए तो दिक्कत नहीं है, पर एक बेगुनाह को सजा न मिल जाए वो काफी ज्यादा खतरनाक है, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी के साथ में केस अगर निपटाने हैं जो इतनी सारी बैकलॉग है, उसके लिए सिस्टमेटिकली आप लोगों को काम करना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप लोगों को बोले सिलेक्शन लेना है, तो आप लोग बोल दे कि यार आज से ना 24-24 घंटे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सोना है ही नहीं है बिल्कुल भी। 3 दिन में ना ऊपर वो नहीं कहते ऊपर वाले को प्यारे हो जाओगे। आप लोग खुद देख सकते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। मतलब हेल्थ बर्बाद हो जाएगी, हॉस्पिटल में पड़े मिलोगे। पर लेकिन सोचो अगर आप लोग सिस्टमेटिक वे में अपना 4 से 5, वो मतलब 4 से 5 तो बहुत कम हो जाएगी, मोदी जी वाली कैटेगरी में पहुंच जाओगे। मैंने एक मोदी जी के ऊपर जोक बनाया उनको, मैं रात को 3 से 4 घंटे सोता हूँ, फिर कह रहे और दिन में, कह रहा वो किसी ने पूछा ही नहीं, 2-3 घंटे दिन में सो लेता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग की जो नींद है मतलब मिनिमम एटलीस्ट 6 घंटे होनी चाहिए, मतलब 5 से नीचे तो नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो 5 से नीचे जाओगे तो फिर दिक्कत होने लगती है। और ये पर्सनली मैंने भी चीज़ें फील की हैं कि 5 से नीचे जाने पे कहानी जो है प्रोडक्टिविटी की आप लोग की कम होने लगती है, ठीक है। 5 तक चल जाता है, 6 एक अच्छी नींद लगती है मुझे, 6 घंटे मतलब एक बेस्ट नींद लगती है आप लोगों की एज में। 6 घंटे आप लोग नींद, एक अच्छी नींद ले सकते हैं। जिसकी 7 की है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी 8 की है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप लोगों के पास में 16 घंटे बचे हुए हैं। इन 16 घंटे में से अगर आप लोग मान लीजिए 3-4 घंटे, आप लोग 4 घंटे लगा दो खाने पीने नहाने धोने के, उन सब चीज़ों के निकाल दो, अभी भी आप लोगों के पास में 12 घंटे बचे हुए हैं। 12 घंटे एक दिन में पढ़ने का मतलब समझ रहे हो? ढंग से अगर बैठ के उसके पढ़ाई करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। तो आप लोगों को टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन आप लोगों का होना चाहिए टाइम का, तभी आप लोग अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। कुछ और अंदर की बातें, आखिर यहाँ पर किन किन जो कमिटीज के द्वारा, कमीशन के द्वारा या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा क्या बोला गया है। जैसे कि मलिमत कमेटी जो कि यहाँ पर बनाई गई थी, उसके द्वारा बोला गया कि वैकेशन को रिड्यूस करना चाहिए 21 डेज। जो यहाँ पर इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट वर्क करे 206 दिन, हाई कोर्ट 231 दिन एवरी ईयर, तो ये बात बोलेगी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहाँ पर बोला गया कि जो कर्टेल कर देना चाहिए यहाँ पर जो छुट्टी है 10 to 15 डेज में, तो यहाँ पर हमारे देश में काफी जरूरी है। इसी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोधा साहब के द्वारा भी बोला गया कि कोर्ट जो है वो अराउंड द ईयर जो है वो खुले रहने चाहिए और सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर काम होना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर बोलेगी। तो यानी ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैक्सिमम रिपोर्ट ये बोलती है कि जो हमारा पर्टिकुलर जो कोर्ट है वो ओपन होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे केस रहते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक अकेली जो ब्रांच है उसकी, और वो है दिल्ली में, जहां पर सारे बैठते हैं हमारे देश के 34 जज। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग सिटी में ब्रांच है तो एक ही जगह पर यहाँ पर सारी चीजें हैं, तो वो भी दिक्कतें देखने को मिलती है। अगर बात करें इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो 34 जज 2021 में थे, और यहाँ पर जो टोटल केसेस आप लोगों के सामने आए थे यहाँ पर, ये थे 29,739, 29,739 केस जो है वो आए। उसमें से 24,586 केस जो है वो डिस्पोज कर दिए गए सेम ईयर में। पर लेकिन मोटे मोटे तौर पर बोले तो 5,000 के करीब केस जो है वो बच गए। और इस तरीके से ये पेंडेंसी जो है वो बढ़ती चली जाती है। अब आप लोग देखो कितने सारे केस हो जाएंगे अगर एक एक साल के हिसाब से आप लोग काउंट करते चलो। ये तो तब है जब अच्छी खासी यहाँ पर स्पीड में काम किया गया। यूएसए में क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट केस जो आते हैं वो 100 से लेके 150 आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आप लोगों को पता चलेगा, वहां पर जो खुद के जो स्टेट है वो अपने खुद के बेसिकली एक अच्छे लेवल पर काम करते हैं। वहां पर अलग अलग स्टेट में अपना हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी रखते हैं यहाँ पर वो, तो वहां पर एक अच्छा काम होता है आप लोगों को नजर आता है। बाकी यहाँ पर एक बात करें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओरल जो मतलब मौखिक अगर बात करें आर्ग्यूमेंट के लिए 5 डे ए मंथ ये अवेलेबल रहते हैं। यूके हाई कोर्ट जो है, कोर्ट ऑफ अपील जो है वो 185 से लेकर 190 डेज जो है वो ईयरली काम करता है। तो अलग अलग देश के भी आर्ग्यूमेंट जब आप लोग लिखोगे वहां पर तो लगेगा कि हाँ यार ये भी तो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे वाले को छुट्टी पे जा रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं। पर लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या आ रहा है फिलहाल के टाइम पर जो मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, दोनों जो आपस में लड़ रहे हैं। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बनाया गया है।
द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज इंपेरेटिव, यानी कि इंपॉर्टेंट है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोले कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो एक तरीके से अपनी जो एक अलग अलग काम करने का जो एक नहीं एक शक्ति है उसको अलग अलग अपने एरिया में काम करना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, ठीक है। तो एक जीवंत लोकतंत्र के सुचारू कामकाज के लिए शक्तियों का अलग करने का सिद्धांत अनिवार्य है। तो इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको 150 से 250 शब्द में लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आप लोगों को लगता है। सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पॉलिटी में मैंने काफी डिटेल में सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, आप लोग सर्च कर लिया करो यहाँ पर, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उसको देख लिया करो लेक्चर को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2021 में यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर में पूछ लिया गया, यहाँ पर इसी पर्टिकुलर टॉपिक से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन लगा ये पर्सनली, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो। स्टेटमेंट है और पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। बोला गया एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक सिट एंड एक्ट एट ए सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा वापस बुलाया जा सकता है और यहाँ पर कोर्ट में काम करने के लिए उसको अलाउ किया जा सकता है पहले से ही प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के बाद में। पहली स्टेटमेंट ये है। हाई कोर्ट इन इंडिया जो है वो रिव्यू कर सकता है ओन जजमेंट सेम एज सुप्रीम कोर्ट डज, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है ऐसे ही हाई कोर्ट भी अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन, नो टू। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोग खासकर ये देखिए, अगर जो मुझे थोड़ी सोचने वाली बात लगती है, सोचो अगर हमारी कंट्री में आज की डेट में जैसे मान लीजिए जैसे रिटायरमेंट एज 65 साल हो गई, ठीक है, जो हमारी हाई कोर्ट की बात करें, 65 साल एक ऐसी एज है, इस इंसान को जिसको आप लोगों ने रिटायर कर दिया 65 साल की एज में, वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो चुका है अपने फील्ड का, वो एक महारथी हो चुका है। तो उस इंसान को अगर आप लोग सोचो 5 साल और बढ़ा दिया जाए, 65 की जगह 70 कर दिया जाए, या फिर उसको 70 की जगह 75 कर दिया जाए, ठीक है, जब हमारी कंट्री में पॉलिटिशियन जो है वो आराम से 80-80, 90-90 साल काम कर सकते हैं, तो हमारे जो कोर्ट में जज क्यों इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं? उनका एक्सपीरियंस कितना शानदार हो जाता है, वो और अच्छे लेवल पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। पर लेकिन इसको लेकर रिटायरमेंट एज को लेकर ये दिक्कतें देखने को मिलती है, इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आती है। हाई कोर्ट जो है वो अपने खुद के जजमेंट को जो है वो रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। मतलब क्या हो गया, दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आंसर यहां पर सी हो गया। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन 2021 में यहां पर पूछा गया, और अब फिलहाल क्वेश्चन बनने के चांसेस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहां पर जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में रस्साकसी चलती है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है अगर क्वेश्चन ऐसा आप लोगों से पूछ लिया है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करना है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल गई, कुछ लिखने के लिए आप लोगों के पास में अच्छे खासे पॉइंट भी हो गए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया वो भी हो गया, और आंसर राइटिंग भी हो गया। तो इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलो, तब आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर पाओगे। ओके, और फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी टॉपिक आप लोगों को लगता है, डाउट हुआ करे तो उसे पूछ लिया करो। लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो कैसा लगता है टॉपिक। लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए होती है तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है बड़ी ही आसानी से। सारा जो भी आप लोगों का पूरा डिस्कशन होता है उसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मिल जाती है। तो जिस भी भाषा से है आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए स्टडी लवर वीर जो ऑफिशियल है उसको ज्वाइन कीजिएगा। दूसरे ज्वाइन मत कर लेना, फिर बोलते हो कि सर वहाँ पर तो कुछ बेचा जा रहा है, सर आपने कब से बेचना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं कौन कौन मजे लेता है यार आप लोगों के, ठीक है। मैं अभी देखता हूँ कई जगह इंस्टाग्राम पर भी मतलब क्वेश्चन काट के कोई डाल रहा है, तो मतलब आप लोगों के मजे चलते रहते हैं। मतलब बता रखा है आप लोगों को 3 टेलीग्राम ग्रुप है, वो 3 टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को पता है, उसके बाद भी आप लोग पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं। बताया आप लोगों को, एक तो स्टडी लवर हो गया, दूसरा यहाँ पर SLVpedia है, यहाँ पर आप लोगों के लिए आर्टिकल भी पोस्ट किया जाता है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। और एक आंसर राइटिंग वाला वीर तालियान वाला पेज हो गया जहां पर आप लोग जाकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर जा सकते हैं, ये सारे लिंक वीडियो के नीचे रहते हैं, इन्हीं को ज्वाइन किया करो। आप लोग ऐसी जगह जाते ही क्यों फिर मेल करते हो कि सर वहाँ पे ये चल रहा है ये चल रहा है, उनको इग्नोर करो ना, आप लोग सबको फोकस करो जहां पर आप लोगों को जरूरी फोकस करना है, ठीक है। लोग जो हैं आप लोगों ने देखा होगा जब अपनी पर आते हैं तो कई सारे लोग जो हैं पहाड़ को काट कर उसके अंदर से रास्ता बना देते हैं, ठीक है। मांझी आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, पूरी मूवी देखी होगी, किस ने देखी है मूवी? नहीं देखी है तो देखना जरूर, कि लोग अक्सर तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे जब तुम कुछ करते नहीं हो, तुम्हारा साथ नहीं देंगे जब तुम कुछ कर रहे हो, और इसी के साथ में तुमको खींचने की कोशिश करेंगे पीछे जब तुम अपने पाथ पर चल रहे हो। पर जैसे ही तुम अचीव कर लोगे फिर सारी दुनिया जो है तुम्हारे पास में आ जाएगी अप्रिशिएट करने के लिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है जैसलमेर राजस्थान के गांव के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, लगभग 40 गांव के लोग जो हैं वो 225 किलोमीटर के करीब जो हैं वो चले
कम्युनिटी कंजर्व जो यहाँ पर बेसिकली प्लेस है जिसको ओरेंस बोला गया है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा ओरेंस यात्रा यहाँ पर निकाली गई। तो देखिए क्या होता है, लोकल एरिया में कई सारी चीज़ें होती हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा खासकर नॉर्थ के अंदर में जब यहाँ पर चिपको आंदोलन चलाया गया, जब पेड़ काटे जा रहे थे, याद है कौन से राज्य में, राज्य का नाम बताइए जरा। तो यहाँ पर ये कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ऑरेंज जो है यहाँ पर ये एक तरीके से उसको अगर देखें यहाँ पर तो उसको वेस्ट लैंड की तरीके से देखा जाता है, खासकर रिवेन्यू रिकॉर्ड में, यानी कि ये फालतू की लैंड पड़ी हुई है। पर लेकिन लोग जो हैं उसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का लास्ट नेचुरल हैबिटेट मानते हैं, यानी कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं राजस्थान वाले रीजन में पाए जाते हैं, उनके रहने की लास्ट जगह मानते हैं यहाँ पर। नहीं, एक तरीके से दूर दूर तक घास वगैरह है तो लोग सोच रहे हैं खाली पड़ा हुआ है इसको यूज़ कर लें, पर इन रियलिटी यहाँ पर लोग उसके साथ में कनेक्टेड है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग जो हैं लगभग अगर बात करें तो 10 हेक्टेयर यानी कि लगभग 60 जो बीघा अगर इनके लोकल एरिया के हिसाब से माने तो उसको ओरेन लैंड में लिस्टेड कराने की यहाँ पर बात की जा रही है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसके चलते लोग जो हैं उन्होंने काफ़ी लंबी जो है यात्रा निकाली और राजस्थान के अंदर में यहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी इस पर्टिकुलर पर्पज को देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आती है, देखिए ये सारे जो एरिया होते हैं ना, ये हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी की कैटेगरी में भी आते हैं। पर लेकिन वही है, आज की मॉडर्न चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इनको अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो बोला गया कि इसको प्रोटेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनिटी जो होती है वहाँ पर कई सारे लोकल एरिया में फेस्टिवल्स और कई सारे इवेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहते हैं कल्चर के साथ में। और लोकल एरिया आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, जैसे मान लीजिए आप लोग रेतीले एरिया से आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग को जैसी मिट्टी होती है ना, कई बार उसी तरीके की कल्चर भी वहाँ पर डेवलप हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे आज के डेट में भी अगर मैं बात करूँ, जब मुझे मामा के यहाँ पर हम लोग गर्मियों में जाया करते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था। रीज़न क्या था, वहाँ पर गर्मियों में से खरबूजे तरबूज ये सारी चीज़ें देखने को मिला करती थी और इतने सस्ते हुआ करते थे कि टोकरियाँ लेकर आया करते थे सर पर और वो गलियों में को निकला करते थे। तो हम लोग गली में ना, अपने जो घर था तो घर पे ऐसे था बेसिकली, जैसे घर हो गया तो घर पे यहाँ पर ये गेट हो गया और गेट के बाहर बैठने की 2 चौकियाँ थी बराबर में, ठीक है, एक तरीके सीट बनी रहती है, तो हम लोग उससे बैठ जाते थे। तो जो भी आता था यहाँ पर टोकरा लेके, तो वहाँ पर 25-25 30 रुपए में पूरा का पूरा जो एक पलिया होती है, पूरा टोकरा होता है, वो दे दिया करते थे। और वही अगर शहर में जाओगे तो 25 रुपए का एक खरबूजा भी नहीं मिलेगा तुमको। तो ये फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो बेसिकली बहुत ही मतलब गाँव की मामा जी के वहाँ पर जाना है, खरबूजे खाएंगे तरबूजे खाएंगे, ठीक है, तो फूट कचरी वगैरह वो सारी चीज़ें जो होती हैं, तो वो सारी चीज़ें बेसिकली खाने के लिए अक्सर हम लोग देखे कि हाँ ये खाना है तो गर्मी में वहाँ पर जाना है। तो ये चीज़ें हैं तो आप लोगों को देखने को मिला। तो लोकल एरिया का अलग ही कल्चर रहता है। जैसे वहाँ पर जैसा वहाँ पर मिट्टी है, आसपास में यमुना के आसपास में अगर ये चीज़ें मिल गई तो फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो ये कई सारी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोग चीज़ें समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसा पानी होता है, जैसी वहाँ पर ज्योग्राफी होती है, उसी के बेस पर वहाँ पर जो है कल्चर भी डेवलप होती है नजर आती है। तो उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर ओरेंग यात्रा कहाँ पर निकाली गई, याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर निकाली गई। जो बस्टर्ड हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उनसे रिलेटेड जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी एक डिफरेंट सा क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन सकता है कि नहीं। आप लोगों ने कई सारे बच्चे देखे होंगे, ये सोचते हैं कि यार हम पैदा कैसे हो गए और हम पैदा क्यों हो गए। और कई बार तो ये क्वेश्चन उनके माइंड पर इतना हावी हो जाता है कि वो जो है पूरी ज़िंदगी इसके बारे में सोचते रहते हैं। हालांकि ऐसा कई बार सही सारे लोग सोचते हैं कि हमारा पर्पज क्या है इस धरती पर आने का, वो तो हो गई गोल के बारे में सोचना। पर लेकिन इस चीज़ को लेकर कि हम पैदा ही क्यों हो गए, धरती पर जीवन ही कैसे हो गया, अगर इस तरीके के जो इंसान जो है बचपन से ऐसी बातें सोच रहे हैं, वो आगे चल के साइंटिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। और फिर इन ऐसे टॉपिक्स का पीछा नहीं छोड़ते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, भाई साहब ये धरती पर कहाँ से आ गई चीज़ें। तो यहाँ पर जब ये टॉपिक पढ़ रहा था मुझे कुछ ऐसी भावनाएं आई। यहाँ पर अभी गोंडवाना वैली स्प्रिंग ऑफ जो यहाँ पर मैमिलियन इवोल्यूशन बोला गया है, नोट ये है बेसिकली लाउरेशिया, ठीक है। तो ये रिसर्चर के द्वारा पता चला है, यानी कि जो पहले सोच रहे थे हम, जिसकी वजह से यहाँ पर धरती पर जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनका जो इवोल्यूशन हुआ है, उसमें पहले यहाँ पर जो बोला गया था वो नहीं है। बोला गया कि अब दूसरे की वजह से यहाँ पर ये माना जा रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो अलग अलग जीव जंतु जो हैं वो धरती पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्राणी ये आप लोगों को धरती पर नजर आते हैं। तो कई बार हम लोग सोचते रहते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, सुना होगा ना आप लोगों ने। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिली। तो नई रिसर्च यहाँ पर की गई, तो बोला 50 मिलियन जो साल पहले यहाँ पर, तो उसके चलते जब पता चला कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स जब शब्द मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग इनको स्तनधारी बोल सकते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और वो जानवर जो कि गर्म खून वाले होते हैं, ठीक है।
तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया जब इसके बारे में स्टडी की, तो जो मॉडर्न मैमल्स होते हैं तो इनको बेसिकली जिस तरीके से देखा गया कि ये कैसे हैं, तो प्रिमेटिव मैमल्स जो होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई। जैसे कई सारे जो पहले अंडे दिया करते थे, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ जीव जंतु जो है वो अंडे देते हैं, कुछ बच्चे पैदा करते हैं। इंसान एक ऐसा जानवर है जो कि बच्चे पैदा करता है, अंडे नहीं देता है, अगर वैसे आप लोग देखें। तो यहाँ पर इसके बारे में स्टडी चलती रहती है कि कौन पहले आया। तो यहाँ पर मोस्टली जो माना जाता है यहाँ पर जो इस तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में यहाँ पर देखने को मिले, जैसे ट्री कंगारू हो गया, इसी के साथ में मार्कोपोड्स देखने को मिलता है। तो इनके ऊपर स्टडी की जा रही है। तो एक नई ये खबर अभी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है, कि मैमल्स जो हैं वो किस तरीके से कैसे कैसे धरती पर आए, तो उसके बारे में उनका विकास कैसे हुआ, अंतिम चरण में अब इंसान जो है उनसे उभर कर आ गए। तो ये एक स्टडी यहाँ पर अभी देखने को मिली है, ठीक है। तो ऐसी स्टडी जो है ये डाउन टू अर्थ में यहाँ पर छपी हुई थी। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इसके बारे में प्रोवाइड करा दी है। कोई पूछे तो बता देना भाई साहब कैसे कैसे धरती पर आए हो, है कि नहीं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसी स्टडी यहाँ पर बेसिकली देखने को मिली पीआईबी में। यहाँ पर बात की गई है जैसे कि लिजार्ड, यानी कि जैसे छिपकली वगैरह या गिरगिट वगैरह जो इस तरीके के जो प्राणी होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उसके जो रिमेन्स हैं यहाँ पर अभी हिमाचल प्रदेश के जो बेसिकली एक पर्टिकुलर लोकल एरिया है वहाँ पर अभी देखने को मिले। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। जो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कोई ऐसा जीव जंतु अगर है, ठीक है, तो वो यहाँ पर धरती पर कब आया होगा, उसकी आकृति कैसे कैसे चेंज हुई है, उसके बेस पर हम लोग समझ पाते हैं कि प्रेजेंट टाइम के जो जीव जंतु हैं उनकी आकृति कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर ये बेसिकली हरितलाल नगर में ये एक स्टडी आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें यहाँ पर पता लगाया गया। आप लोग देखते हैं कोई ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा जानवर। ये सारी पिक्चर जो आप लोगों को हैं, खासकर जो रेंग कर चलने वाले हैं, किसी के पैर आप लोगों को देखने को मिलेंगे पीठ के बल जो इस तरीके के धरती पर चलते हैं। तो ये कई तरीके के जानवर, कई तरह की लिजार्ड आप लोग इनको बोलते हैं, कई तरह की छिपकली की कैटेगरी में ये जानवर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अभी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर में यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बोला गया है कि लेट मियोसिन जो होमिनिड्स, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है जो कि 9.1 मिलियन ईयर के बेसिकली यहाँ पर जो ये मिले हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर में, ये छिपकली और या फिर जो भी यहाँ पर जो सांप के जो अवशेष, तो बोला ये जा रहा है कि ये 9.1 मिलियन ईयर पुराने हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। जब इनके जीवाश्म को इकट्ठा करने के बाद में लेबोरेटरी में ले जाकर चेक किया गया तो पता चला कि उस टाइम पर टेम्परेचर जो है वो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस था। ये स्टडी की गई यहाँ पर। और इसी के साथ में यहाँ पर उस टाइम से रिलेटेड जो मड्स वगैरह यानी मिट्टी वगैरह वो सारी चीज़ें कैसी लेक थी, कैसी वो सारी चीज़ें थी, उनका भी पता जो है वो साइंटिस्ट लगा लेते हैं। साइंटिस्ट बहुत चालाक हैं। देखा ना तो वो 3 इडियट मूवी में जब कहता है आमिर खान, साइंटिस्ट बहुत चालाक हैं, उन्होंने ये तो पता लगा लिया कि क्या क्या चीज़ें दुनिया में क्या क्या होती हैं सारी चीज़ों का, पर ये पता नहीं लगा पाए कि एक इंसान जब प्रेशर में होता है तो उसके माइंड पर कितना प्रेशर पड़ता है जब वो सुसाइड करता है। तो लोगों को पता चलेगा तो वो सुसाइड नहीं, वो मर्डर माना जाएगा, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर की वजह से सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो वो डायलॉग मुझे कभी कभी याद आते हैं और इनफैक्ट ये एक सही भी है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी में प्रोडक्टिव कर रहा होता है उसको भी डिप्रेशन में डाला जा सकता है उल्टी सीधी चीज़ें बोल बोल कर, और ये चीज़ें आप लोगों ने आसपास में भी देखी होंगी। तो ज़रूरी है कि इनके ऊपर भी काम किया जाए। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि इंसान जो होता है वो कैसा होता है, गर्म प्राणी होता है, गर्म खून का या फिर ठंडे खून का, बताओ। लिजार्ड स्नेक जो हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं आप लोगों को, ये यानी कि एक तरीके से ठंडे प्राणी होते हैं। तो यहाँ पर तापमान, जलवायु, वो सारी चीज़ों का पता लगाया गया कैसे कैसे वहाँ पर ये पाया जाता है। तो उनकी एक स्टडी करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये स्टडी की जाती है। तो ये एक छोटा सा एक उदाहरण है। तो हिमाचल प्रदेश से आप लोग आते हैं तो कल को चलकर आप लोग ये स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो वन लाइनर न्यूज जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है अर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें हमारे देश से जो यहाँ पर हमारी जो रैंक निकल कर आया इसमें बोला कि 22 कंट्री में हम लोग ट्रेवल फ्री वीज़ा एंजॉय करते हैं हमारा देश, ठीक है। इसमें सबसे टॉप पर कौन था आप लोगों को याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था। सबसे टॉप पर था साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं था, कौन था बताइए। साउथ कोरिया, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन था जो हमेशा टॉप पर रहता है, वो दूसरे नंबर पर था, कौन सा था, वो था जापान, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा यहाँ पर जो SC ST से रिलेटेड जो चीज़ें रहा करती थी उनको इंप्रूव करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली PSU के अंदर में खासकर फोकस देने की बात की गई। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये इंटरेस्टिंग है। राज्यसभा के द्वारा नॉमिनेट किया गया PT ऊषा,
और ज्वाइन किया गया वाइस चेयरमैन पैनल, और फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला यहाँ पर इन द हिस्ट्री ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन पैनल जो है वो पीटी उषा जी के द्वारा ज्वाइन किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है देश के अंदर में। एक धावा कहने के कि दौड़ेगा कहाँ जाएगा, पीटी उषा बनना है क्या। ठीक है, फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जिसको आप लोग पनडुब्बी बोलते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर वागिर। ठीक है, तो ये अभी हमारी कंट्री में नेवी को डिलीवर की गई और ये शेड्यूल है कमीशन करने के लिए जनवरी के महीने में। ठीक है, तो जनवरी भी आ गया है, ज़्यादा दूर नहीं है, आते आते देखते देखते साल गया। तैयार हो लो, कमर कस लो नए साल के लिए। अगर अपनी प्रिपरेशन नहीं करोगे ना ढंग से चीज़ों को, तो जैसे अभी साल ये गया कैसा गया, अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन अगर अच्छा नहीं गया तो नेक्स्ट ईयर भी फिर ऐसा ही जाने वाला है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को कैसे लेकर चलना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर सेत्रीचेम, ये है बेसिकली संगतम। ठीक है, तो इसको अवार्ड दिया गया है, ये फर्स्ट रोहिणी नैयर प्राइज जो है ये दिया गया है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला गांव के एरिया के डेवलपमेंट के लिए। गांव में आज की डेट में भी आप लोगों को 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन अपनी देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर अगर ढंग से चीज़ों को डेवलप किया जाए, 60 या 70 भी बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो ये बोल सकते हो बिल जो है वो यहाँ पर अमेंड कर रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको देख रही है। एक्चुअल में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है, पर लेकिन अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कई सारे राज्य में हो गई है तो फिर ऐसी चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाती है। और आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया भी था कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कोई आप लोगों से पूछ ले तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो है आज की डेट में हमारी कंट्री में जब से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाएगी तो उसके ऊपर कई सारी बातें सामने निकल कर आई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कैसे कैसे है, क्या क्या है उसके ऊपर। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ आप लोग इसके बारे में कम से कम आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आप लोगों से पूछ ले कि कैसे बनाई, कब बनाई, तो याद रखिएगा 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2011 में, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड की गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो आप लोगों को फंडामेंटल राइट जो है 19 का 1 का सी में ऐड की गई। सी का मतलब राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी के साथ में 43 का जो बी आर्टिकल है वो भी मैंने आप लोगों को बोला था, उसको याद रखिएगा, ये स्टेट के डीपीएसपी के अंदर में आता है। और पार्ट इसी के ऐड किया गया 9 के बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी, और स्टेट लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन, अभी स्टेट पीसीएस का पेपर देख रहा था एक दिन बैठा हुआ, वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, एक जगह ये जो फंडामेंटल राइट वाला पूछ लिया था 43 वाला, आई थिंक ये तो यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के अंदर ही अंदर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पता रहेगा तो डाउट नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं रहेगी। बाबा रामदेव के ऊपर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। 16 इंडियन फार्मा कंपनी जो है इंक्लूड बाबा रामदेव फार्मेसी को उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उनको पसंद नहीं आ रही चीज़ें। तो नेपाल के द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है। ठीक है, तो पड़ोसी देश है यहाँ पर, तो हो सकता है पता नहीं किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, पर याद रखिएगा। तालिबान अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है नेशनल वाइड बैन करने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर गर्ल। तो ये नेक्स्ट एक लो पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं तालिबान की हिस्ट्री के अंदर में, कि लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर में बैन कर दिया है। ये वही तालिबानी है जब पैसा मांगने गए थे यहाँ पर यूरोपियन कंट्री में, तो बोला था लड़कियों को पढ़ाएंगे, आगे लेकर आएंगे, पर ये रियलिटी आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी बात है। पब्लिकली लोगों से पूछना कि तुम क्या करना चाहते हो, फिर ऐसे ही कर देना। तो इलोन मस्क ने पब्लिक में जनता से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ दूँ। तो यहाँ पर 57% लोगों ने वोट किया कि हाँ तुम इसके पद के लायक नहीं हो। ठीक है, तो इसके चलते तो बोला गया कि इलोन मस्क विल स्टेप डाउन एज ए ट्विटर सीईओ टू क्विट आफ्टर, जो एक तरीके से फाइंडिंग एज ए रिप्लेसमेंट, यानी कि जैसे उनका रिप्लेसमेंट मिलेगा वो इंसान जो है वो उसको छोड़ेगा। तो ये पागलपन है एक तरीके से। सबसे पहले तो तुम कैसे लगे हुए हो उसके पीछे, आधे से ज़्यादा लोग तुमने फायर कर दिए, मतलब मनमानी चलाना। ये अलग बात है कि तुम हर जगह सक्सेस हो, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है मतलब चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से ना लेके चलो। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप लोग पैटर्न में चीज़ों को लेकर चलो, वरना फिर बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो उसी के चलते ये कुछ बातें हैं। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें थोड़ा सा ना एक पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बने तो। नासा का जो मार्स रोवर है परसिवियरेंस, ठीक है, तो स्टार्ट कर दे यहाँ पर ड्रॉपिंग द सैंपल्स ऑफ रॉक, जो मार्स से लेकर आकर आ रहा है। ठीक है, तो नासा है उसका रोवर है परसिवियरेंस, और ये मार्स से रिलेटेड है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटू कौन बनेगा करोड़पति, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। बात की जा रही है कौन सा ईयर, कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क विच हैज़ अ 23 टारगेट। तो यहाँ पर कौन सा ईयर रखा गया कि 23 टारगेट को अचीव किया जाएगा, 25, 30, 35 या फिर यहाँ पर ये है 40।
ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट यहाँ पर रिपोर्ट का टाइटल है कोल 2022 एनालिसिस एंड द फोरकास्ट टू 2025। ये पब्लिश किया गया किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा, या फिर FAO के द्वारा, या फिर UNFCCC के द्वारा, या IEA के द्वारा। इनकी फुल फॉर्म भी आप लोग लिखिएगा, पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फिर आप लोग कंफ्यूजन में आता है कि यार ये क्या लिख दिया। ठीक है, तो पता होना चाहिए। कंट्री में फर्स्ट एवर जो बॉन्ड इंश्योरेंस जो प्रोड्यूस किया गया, जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा, या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। तो फर्स्ट एवर जो सूरत बॉन्ड है यहाँ पर, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली लॉन्च किया गया? यहाँ पर बात की जा रही है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, पूरा आर्टिकल मैंने कवर किया था। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट द पीस कीपर इज लॉन्च बाय विच कंट्री? यूक्रेन, इंडिया, श्रीलंका, या फिर बांग्लादेश। तो काफी डिटेल में मैंने कवर किया था, आंसर बताइए। एक सीसेट का भी क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज कर कर इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और फिर आंसर भी आप लोगों के सामने है। इसको अटेम्प्ट करो, तब तक मैं आप लोगों को एक रिवर के बारे में बताता हूँ, फिर आंसर देखेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर, ये है बेसिकली क्लामत जो रिवर है। ठीक है, तो ये रिवर कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी? तो ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ पर? ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। ये रिवर जो है लगभग 414 किलोमीटर लंबी रिवर है, पर इस रिवर के अंदर में इसमें कई बार आप लोगों को इतनी ज़्यादा एसिडिक, इतनी सारा इसमें टेम्परेचर एसिडिक वगैरह चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कई बार ये न्यूज़ में भी पाई जाती है कि इसके अंदर बहुत सारी मछलियों की जो है वो डेथ हो गई। तो ये जो बात की जा रही है, कहाँ की बात की जा रही है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो कैलिफोर्निया वाला रीजन है, वहाँ पर आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी, और ये इस पर्टिकुलर रीजन की बात यहाँ पर की जाती है। अगर अपनी कंट्री कंपेयर में अगर मैप को भी आप लोग देखना चाहते हैं तो कई सारी ऐसी रिवर जहाँ पर ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, तो उस रिवर के बारे में कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने बोला था कि ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन, ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि न्यूज़ में है, यहाँ से आप लोग के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप लोग बोलते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो उसके पीछे कोई ना कोई करंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर बेसिक चीज़ है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों को बोला था, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था। यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर 30, मान लीजिए एक तरीके 30/30 मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, याद आ रहा है? 30/30 में 30 जो प्रतिशत लैंड और 30% जो वाटर है उसको कंजर्व करने की बात यहाँ पर की जा रही थी, जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, तो इसको लेकर माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अभी रिसेंटली देखने को मिला। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में भी आप लोगों को बता दूंगा, वैसे तो पढ़ा चुका हूँ। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 के बारे में, तो इसके बारे में और ही बातें कर लेंगे। लगभग 188 के करीब जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है साइट्स वहाँ पर देखने को मिली। तो मतलब एक तरीके से कई सारी बातें यहाँ पर की जा रही है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं टॉपिक को कवर करूँगा आप लोग का। ठीक है, कल या फिर परसों में देख लेंगे। संडे का लेक्चर मत छोड़ा करो, कई सारे ऐसे टॉपिक होता है जो मुझे टाइम नहीं मिलता है वीकेंड में या वीक में कहीं पर, तो मैं संडे में उसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, इसी के साथ में जो MCQ होता है वो आप लोगों का टेस्ट आता है सैटरडे में शाम को, उसको आप लोग जरूर देखा करो। लगभग 8:30 बजे करीब मैं वो वीडियो डालता हूँ, तो उससे आप लोग की एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाती है और आप लोगों का रिविजन भी हो जाता है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए जरूरी है, इनको थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? रिपोर्ट कोल के बारे में। देख, कोल ना एनर्जी से रिलेटेड है, अगर कॉमन सेंस भी आप लोग यूज करोगे तो एनर्जी से रिलेटेड कौन सा आप लोग यहाँ पर दिख रहा है? तो आप लोगों को बताया कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यहाँ पर, तो इसके द्वारा एनालिसिस किया गया कोयले के बारे में और इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, क्योंकि कोयले को कंट्रोल करने की बात की जा रही है और कोयले को यूज को कम करने की भी बात की जा रही है। क्यों? हम लोगों ने अभी एक टारगेट की बात की थी कि 2070 तक अपने देश को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे हम लोग यहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें। ठीक है, तो एजेंसी और रिपोर्ट और किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, आइडिया रखिएगा। ये तो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से काफ़ी डिटेल में। यहाँ पर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका बेसिक पर्पज ये था कि जो UN पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाए जाते हैं दुनिया में, तो उनमें जो भी लोगों के ऊपर अटैक होते हैं तो उसको कैसे बचाना है। तो इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल ये को चेयर यहाँ पर कर रहे थे और इंडिया ने बोला कि इसको कैसे काम करना है। क्यों? क्योंकि लगभग 177 के करीब जो यहाँ पर UN पीस कीपिंग में लोग हैं उनकी जान गई अपनी ड्यूटी पर रहते हुए। तो जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि देश का कोई भी इंसान जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम लोग कैसे इनको लेकर चल रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछे भी जाते हैं एग्जाम के अंदर में। तो अगर आप लोगों को आइडिया रहेगा तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा।
एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था यहाँ पर ये पर्टिकुलर बॉन्ड के बारे में, तो ये पर्टिकुलर बॉन्ड जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर देखने को मिला। इस तरीके का बॉन्ड जो है ये एक तरीका इंश्योरेंस प्रोडक्ट है यहाँ पर, जैसे बैंक गारंटी देता है, हालांकि ऐसी बैंक गारंटी नहीं है। श्वेत बॉन्ड इंश्योरेंस जो है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो कहीं ना कहीं फंड इकट्ठा करता है कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने के लिए जो भी बिजनेसेस वगैरह हैं। ये किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया? तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा लॉन्च किया गया। वैसे समझे तो सूर्यते बॉन्ड के बारे में कि ये अनलाइक द बैंक बॉन्ड, जैसे कि बैंक गारंटी होती है ऐसा नहीं होता है। सूर्यते बॉन्ड एक तरीके से बोलते हैं सूर्यते बॉन्ड एक इंश्योरेंस है जो कि रिक्वायर नहीं करता है कोलेटरल फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्टर जो है रिजल्ट क्या रहता है, फ्री रहता है फंड को यूटिलाइज करने के लिए, जिससे बिजनेस को और अच्छे से वो लेकर चल सकता है, ढंग से यूटिलाइज कर सकता है। तो इतना तो कम से कम याद रख ही सकते हैं कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, कौन है इसके मिनिस्टर पता होगा ना? नहीं पता है तो बताइए। और रिवर जरूर याद रखिएगा जो न्यूज में रहती है और कहां पर है, क्या क्या मुद्दा है वो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई दी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आप लोगों का रहता है। इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये सेक्शन ऐसा रहता है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा डेली आप लोगों की लाइफ का पार्ट होना चाहिए। तो नए शब्द जानने को मिलेंगे, डिक्शनरी में आप लोग की ऐड होंगे, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म जरूर करिएगा और अच्छे से चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, सेंटेंस फॉर्म करोगे तो ये आप लोग शब्द जो है याद रख पाओगे, वरना भूल जाओगे। ठीक है, एर्ली का मतलब होता है यहाँ पर भयपूर्ण, यानी कि डरते हुए या फिर डरे हुए आप लोग बोल सकते हैं। इसका काफी ज्यादा स्कैरी हो गया यार ये तो। ठीक है, तो विचित्र या फिर भयावह तरीके से, तो ये एक स्ट्रेंज और एक तरीके से थ्रेटनिंग मैनर, तो एक तरीके से ये काफी एक ऐसा शब्द है जो कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है सबवर्ट, ये होता है एक पर्टिकुलर व्यवस्था चली हुई आ रही है उसको भंग कर देना। ठीक है, अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द एक इस्टेब्लिश सिस्टम। आप लोग कहते हैं ना कई बार हम नहीं मानते भाई इसको, ठीक है, हम इस पर विश्वास ही नहीं करते, तुम जो कर रहे हो करते रहो, तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये एक तरीके से उस पर्टिकुलर जो व्यवस्था चल रही है उसको भंग कर देना, उसको न मानना, समाज के जो ताना बाना क्रिएट किया गया उसके ऊपर विश्वास न करना, ये आप लोग बोल सकते हैं। एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं असर। इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से परिचय करवाना, या फिर आप लोग बोल सकते हैं गाइड करने बोल सकते हैं, किसी चीज को असिस्ट करना, एक तरीके से सपोर्ट करना, असिस्टेंट प्रोवाइड कराना यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कहीं एक तरीके से दिखा या फिर मार्गदर्शक आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है सबटेरियन। ठीक है, तो ये जो शब्द है यहाँ पर इसको गुप्त यानी कि सीक्रेट वर्ड यहाँ पर इसके लिए यूज किया जाता है। कई बार प्राइवेट भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसके लिए, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सैक यानी कि एक तरीके से ना निकाल देना, एक इस इलोन मस्क ने सबको निकाल के फेंक दिया, डिसमिस कर दिया एम्प्लॉय से, तो यहाँ पर एक तरीके से सबको सैक कर दिया। तो ये एक का एक तरीके से फिर बोलेंगे कि हाँ ठीक है, क्या होगा कि जॉब प्रोवाइड करा देना, रिक्रूट करना, हायर करना। तो ये शब्द सारे वही हैं जो आप लोगों को इधर उधर देखने को मिलते रहते हैं। बस कमी क्या रहती है कि आप लोग इनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। फोकस करोगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद भी रख पाओगे। तो अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो यार इनमें सेंटेंस फॉर्म करने में। ठीक है, बाकी बहुत अच्छे से आंसर दिए गए रजत दुबे के द्वारा। आप लोग देखते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो सारा डिटेल में अपना दिन का वो भी लिखा गया, और फिर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा था वो भी आप लोग देखते हैं। तो पंडित जो आप दो यहाँ पर भीमसेन जोशी जी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, तो सारी बातें बता रखी हैं। इनको कब पद्म श्री मिला, पद्म भूषण, इसी के साथ में पद्म विभूषण, भारत रत्न 2009 में, ये मैंने आप लोगों से पूछा था। और कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर भी प्रोवाइड करा दी है। हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट कर्नाटका से ही आते थे, जिसके बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है, और ख्याल से रिलेटेड थे यहाँ पर ये, जो कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें। बाकी यार देखो, जिंदगी है आपकी, सुधारनी भी आपको ही है। अगर एफर्ट लगाओगे तो इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, और एफर्ट नहीं लगाओगे तो डाउन होती हुई नजर आएगी। अब आप लोगों ने सोचना है कि इंप्रूव करनी है या फिर डाउन करनी है, क्योंकि जिंदगी में ना कई सारे मोड़ आएंगे, कई सारी अच्छी चीजें, कई सारी बुरी चीजें, और हर की जिंदगी में आती है यार। आप लोगों को लगता है कि आप लोग स्पेशल हो, तो ऐसा नहीं है, ये सबकी जिंदगी में आती है। और जिसकी जिंदगी में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो उतना ही ज्यादा मैच्योर होता है, जिसकी जिंदगी में जितनी कम प्रॉब्लम आती है वो उतना ही कम मैच्योर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अक्सर देखो ना, माँ बाप जिन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं वो जिंदगी में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, वो एक तरीके से ज़्यादा एक चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और कई बार तो सुसाइड करते हुए भी नजर आते हैं। तो इसलिए बच्चों को छोड़ना चाहिए थोड़ा, जैसे अंडा चूजे में से बाहर निकलता है ना, सॉरी अंडे में से चूजा बाहर निकलता है, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो वो कंडीशन है, उसको लड़ने दो, निकलने दो। अगर अपने आप हेल्प करोगे उसको निकलने के लिए तो टूट जाएगा, एक तरीके से मर जाएगा चूजा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। बाकी ये लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है, जाकर डाउनलोड कर लेना। और मेरे साथ में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। जिंदगी में अपनी लाइफ को हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट पे रखिए,
और लेक्चर को रिकॉल जरूर कर लिया करो कि आज डिस्कस क्या क्या किया है, ताकि लंबे समय तक उसको याद भी रख पाओ, ठीक है। और जो टाइम पर उठ रहा है वो पीठ थपथपा लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये काम कर नहीं पा रहे और आप लोग कर पा रहे हैं, तो सैल्यूट है आप लोगों को। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए और नए साल की तैयारी करिए कमर कस के। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।